सिया सुहाग सेज पर बैठी बिहान का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे उसकी छोटी ननद पूजा ने उसे इस कमरे में लाकर बिठाया था और उसके चेहरे का मेकअप थोड़ा दुरुस्त करते हुए बड़े प्यार से कह रही थी, आज तो भाई आपके दीवाने होकर रह जाएंगे। और सिया ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखकर हौले से कहा था, धत, ओए होए तुम मुझसे शर्मा रही हो। उसकी बात पर सिया मुस्कुरा दी थी। दरअसल दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ती थीं, बीएससी के पहले साल में, और आज दोनों एक दूसरे की ननद भाभी बन गई थीं। दोनों बातें कर ही रही थीं कि पूजा को उसकी माँ ने आवाज दी और वो थोड़ी देर में आती हूँ बोलकर चली गई। पूजा के जाने के बाद सिया अपने कमरे का जायजा लेने लगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी और भी कुछ सारे दहेज के सामान भरे हुए थे कमरे में। उसके दोनों भाई और पापा जान छिड़कते हैं सिया पर। हर चीज बढ़िया से बढ़िया खरीद कर लाए थे सिया के दहेज के लिए। दोनों भाभियों की भी वो दुलारी ननद थी। उन दोनों ने ही सिया के ससुराल वालों के लिए कपड़े और गहने की खरीदारी की थी। सिया की माँ तो सिया की शादी के नाम से बिल्कुल आधी हो गई थी। सबको याद करके सिया की आंखें भर आईं तो उसने खुद को ठूका दिया, मैं भी ना, कौन सा मीलों दूर है पापा का घर, इसी शहर में तो है। बिहान को बोलूंगी और वो मुझे लेकर चल देंगे। आखिर बिहान मुझे कितना पसंद करते हैं, वो मुझे कहाँ मना करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए। और बिहान का ख्याल आते ही सिया के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद दरवाजे पर चली गईं। बिहान अब आते ही होंगे, पर दरवाजा बंद था और किसी के आने की कोई आहट भी नहीं थी। सिया ने सोचा दोस्तों ने रोक लिया होगा उन्हें, नहीं तो मुझसे अधिक तो वो बेचैन होंगे मेरे पास आने के लिए। खैर बहुत थकान हो रही है, थोड़ी देर आंखों को आराम दे दूं। ऐसा सोचकर सिया ने तकिए से सर टिकाया और आंखें बंद करके लेट गई और याद करने लगी जब पहली बार विहान से मुलाकात हुई थी। फ्लैशबैक, सिया की सहेली के भाई की शादी थी, इसलिए सारी सहेलियां आई हुई थीं। आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। सभी मेहंदी लगाने के साथ साथ बातों में लगी थीं। बातें कपड़े ज्वेलरी से होते होते विदेशी सामान की होने लगी। कोई अपनी विदेशी घड़ी के लिए खुद पर प्रौढ़ कर रही थी तो कोई पर्स लिए। तभी पूजा ने बताया कि मेरे भैया अमेरिका से वापस आ गए हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अब वो अपने देश में ही रहेंगे। और अब सारी लड़कियों की दिलचस्पी पूजा की बातों में हो गई थी। विदेश रिटर्न बंदा शादी के लिए कूल जो लगता है लड़कियों को। और पूजा भी अपने भाई की बड़ाई दिलो जान से कर रही थी। संगीत की रस्म होते होते बहुत रात हो गई थी, इसलिए सभी लड़कियों के घर से कोई न कोई लेने आ गया था। नेहा को लेने उसके अमेरिका रिटर्न भाई आए थे और सारी लड़कियां उन्हें पसंदीदा नजरों से देख रही थीं। और तो और महिलाओं में भी उसे जानने की ललक थी। आखिर अपनी बेटी का रिश्ता अमेरिका रिटर्न से करना स्टेटस सिंबल की बात जो होती है, लेकिन इन सब के विपरीत सिया को बिहान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक तो बिहान सिया से कम 10 साल बड़ा था और दूसरे उसके बाल बीच में से थोड़े से उड़ गए थे। उसे तो सबकी दिलचस्पी देखकर हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा था कि ऐसे लड़के से तो मैं कभी शादी ना करूं। फिर दूसरे दिन शादी का फंक्शन था और इसलिए सभी अपने परिवार के साथ आई हुई थीं और आज भी बिहान को लेकर वही क्रेज था। सिया को हंसी आ गई और हंसते हुए ही उसकी नज़र बिहान की नज़रों से जा टकराई तो पता नहीं क्यों सिया की नज़र झुक गई। फिर तो पूरी शादी में जितनी भी बार सिया ने बिहान को देखा उसे खुद को देखता पाया और ये देखकर सिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती। अभी कल तक जो बंदा उसे शादी के लायक नहीं लग रहा था, आज उसके लिए सिया की फीलिंग बदल गई थी। फिर जब जयमाला की रस्म हो रही थी तब बिहान सिया के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया था और सिया खुद को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। फिर जब सब पर वधू के साथ तस्वीर खिंचवाने में व्यस्त थे तो अचानक बिहान ने सिया का हाथ पकड़कर अपने सिर पर लगाते हुए उसे कसम दे दी, तुम्हें मेरी कसम सिया, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हम दोनों की शादी के लिए ना माने, पर तुम केवल मुझसे ही शादी करोगी। सिया कुछ समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे और बिहान कह रहा था, याद रखना सिया, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है मैंने। ये सब इतना अचानक हुआ कि सिया कुछ बोल नहीं पाई और जब उसे होश आया तो समझी कि कितनी जिम्मेदारी आ गई है उसके ऊपर। उसने अपनी नजरें उठाकर बिहान को देखा तो उसकी आंखों में प्यार ही प्यार नजर आया और सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं कि अब उसके प्यार को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। कुछ लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, सुंदर मन होता है इनका, तभी तो किसी की एक प्यारी नज़र पर अपना दिल हार जाती हैं। और सिया के साथ भी वही हो रहा था। एक शाम वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी
और उसका मन बिहान को याद कर रहा था। जब घर में पंडित जी आए, वो बिहान का रिश्ता लेकर आए थे। सिया के पापा को रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि सोचकर बताएंगे, और पंडित जी की खातिरदारी की और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उनका कहना था कि अभी सिया बहुत छोटी है, पहले बीएससी पूरी कर ले, फिर सोचेंगे उसकी शादी के लिए। आखिर इकलौती बेटी है। सिया के दोनों बड़े भाइयों का भी यही ख्याल था। सिया की फैमिली एजुकेटेड थी, दोनों भाई इंजीनियर हैं और दोनों भाभियां भी पढ़ी लिखी हैं। पिता की कपड़ों की दुकान है मेन मार्केट में। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पंडित जी ने ये बात बिहान के घर वालों को बताया तो उसकी माँ के तेवर ही उखड़ गए। वो एक गुस्सैल स्वभाव की औरत थी। बिहान 4 बहनों का इकलौता भाई है। बिहान को वो किसी ब्लैक चेक की तरह समझती है। उनकी समझ से बिहान के दहेज से उनका घर भर जाएगा। वो तो बेहद तौहीन के साथ कह रही थी कि उस पिद्दी सी लड़की में तुझे ऐसा क्या नजर आ गया, सज संवर कर मेरे होनहार बेटे को फंसाया है। और तो और तीनों बड़ी बहनें भी अपने भाई के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर लाना चाहती थीं। उनके भी सारे ख्वाब चूर चूर हो गए थे। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। उसे अपनी सहेली बहुत पसंद थी, हर लिहाज से। सिया खूबसूरत तो थी ही, बहुत अच्छे स्वभाव की भी थी। जब उसने दूसरे दिन बातों ही बातों में सिया के भाइयों की नौकरी के बारे में अपनी माँ को बताया, और ये भी कि दोनों भाई अपनी इकलौती बहन को कितना प्यार करते हैं, पर उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो पूजा ने सबको अपने हाल पर छोड़ दिया। यहाँ बिहान सिया से शादी करने की जिद कर बैठा था। सिया अपने पिता और भाई के इनकार करने के बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। हालांकि दिल में बिहान की मोहब्बत जड़ बना चुकी थी। रह रहकर उसे बिहान की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार याद आता, और उसकी दी हुई कसम भी। वो मन ही मन अपने और बिहान के साथ की दुआएं मांगा करती थी। वो एक दिन कॉलेज से घर आती है तो अपनी मम्मी को परेशान हाल में बैठा देखती है। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर उनके पास आकर बैठती है और पूछती है कि आखिर वो परेशान क्यों हैं। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि मोहल्ले की औरतें सिया और बिहान की बातें कर रही थीं कि दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है। सिया ये सब सुनकर हैरत में पड़ गई। सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करने लगें, जबकि बिहान से शादी के फंक्शन के बाद मैं तो उससे मिली तक नहीं। फिर सिया की बड़ी भाभी ने भी उन्हें समझाया कि आप अपनी बेटी पर यकीन करें, लोग तो बातें बनाने में माहिर होते हैं। तो वो थोड़ा संभल गईं कि सिया उनकी अपनी बेटी, अपना मान जो है। फिर सबने साथ में खाना खाया। उसी शाम एक ऐसी घटना हुई कि सिया की जिंदगी ही बदल गई। शाम में अचानक बिहान अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आ गया। बिहान की माँ थोड़े अकड़ में लग रही थी। सिया के घर वालों ने सबको बिठाया। पूजा उठकर सिया के पास आ गई थी। सिया के परिवार वाले मेहमानों की आवभगत में लग गए। थोड़ी देर बाद सिया के पापा उनके पास आए और उन्होंने सिया से कहा, बेटा क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? और इस सवाल के जवाब में सिया की नजरें झुक गईं। उसे बिहान की प्यार भरी नजरें और उसकी बातें याद आ रही थीं। उसकी खामोशी उसका इकरार थी। फिर तो जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी की तमाम रस्मों से गुजरकर सिया अपने बिहान की दुल्हन बन गई और अब सुहाग सेज पर बैठी बेसब्री से अपने बिहान का इंतजार कर रही थी। सिया सोच रही थी कि जब वो बिहान से मिलने के बारे में सोचकर इतनी खुश है तो बिहान के दिल की कैसी हालत होगी, और ऐसा सोचकर खुद ही शर्मा रही थी। कुछ देर ऐसी ही कैफियत में निकल गए। फिर सिया को थकान से नींद आने लगी और उसने टाइम देखा तो चौंक गई। सुबह के 3 बजे थे। अब सिया थोड़ी परेशान हो गई कि आखिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं बिहान। सिया की आंखें नींद में बोझिल हो रही थीं। उसने महसूस किया कि कमरे के बाहर शोरगुल भी थम चुका है। फिर बिहान कहाँ थे? इतनी देर से कमरे में कोई आया भी नहीं था। आखिर बात क्या है? उसने दबे पांव उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। कमरे के बाहर सारी लाइटें जल रही थीं, पर बरामदा पूरी तरह खाली था। उसने अपने लहंगे को संभालते हुए कमरे के बाहर कदम रखा तो पायल बोल उठी, कंगन छनक उठे और सिया घबराकर कमरे के अंदर आ गई। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना चेहरा देखा। नींद की खुमारी से बोझिल पलकें उसके खूबसूरत चेहरे को और भी अनोखा रूप दे रही थीं। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी और ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने भी और खूबसूरत बना दिया था। लाल जोड़े में उसका कमसिन रूप कितना प्यारा लग रहा था। सिया अपने रूप पर खुद ही मोहित हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कमरे के बाहर कदम रखा तो इस बार उसे किसी के जोर से बोलने की आवाज आई। ये आवाज पूजा की बड़ी बहन की थी।
वो गुस्से में बोल रही थी, आखिर उन्होंने कागजात क्यों नहीं दिए। सिया कमरे के अंदर आ गई और दरवाजा सटाकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। पता नहीं क्या बात है, पर ये बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। और ये बिहान कहाँ गए? आज उसकी सुहागरात थी। क्या ऐसी होती है सुहागरात? रात गुजरने वाली थी और उनका कहीं पता ही नहीं। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि वो कितना थक गई होगी। आखिर वो कितना इंतजार करवाएंगे। कहाँ तो सिया ने सोचा था कि आज बिहान उससे मिलने को बेचैन होंगे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा और वो अपने सारे दोस्तों से जान छुड़ाकर सिया के पास जल्दी से आ जाएंगे। मगर रात तो गुजरती जा रही थी और अगर ये रात गुजर गई तो कभी लौटकर नहीं आएगी। ये अरमानों भरी रात खाली जा रही थी। उसे अपनी नाकदरी पर रोना आ गया। उसका दिल आंसुओं से भर गया था। उसने एक बार फिर से बरामदे में झांक कर देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो जिस ओर से बिहान की बहनों की आवाज आ रही थी वो उधर ही चल दी। उसे एक छोटी बच्ची नजर आई तो उसने अपने पास बुलाया और पूछा कि बिहान जी कहाँ हैं? क्या वो जानती है? जी वो सबके साथ उस कमरे में हैं। उस बच्ची ने इशारे से बताया। क्या कर रहे हैं सब? जी सब लोग दहेज का सामान देख रहे हैं। सिया ने सुना तो उसके दिल के टुकड़े हो गए। उससे ज्यादा अहमियत तो उसके साथ आए सामान की थी जिसे सब जाग कर देख रहे थे। लेकिन क्या ये सब सुबह नहीं देखा जा सकता? और बिहान भी? सदमे से उसका दिल जैसे बुझ गया। दुल्हन से ज्यादा बेजान चीजों की अहमियत थी। दुल्हन की कोई औकात नहीं थी। शादी के पहले दिन ही कैसा आईना दिखाया था बिहान ने। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे चलती हुई वापस कमरे में आ गई थी। वो छोटी बच्ची पूछ रही थी, दुल्हन भाभी आप कुछ लेंगी? हाँ पानी ले आओ। और जब वो पानी लेकर आई तो सिया ने एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर दिया। बच्ची पूछ रही थी, और पानी ले आऊं? नहीं बेटा तुम जाओ, सिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। सिया सोच रही थी, ये कैसी शादी थी? मुंह दिखाई में किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कमरे में झांक कर नहीं देखा। चलो कोई नहीं आया ना सही, पर बिहान? सिया ने देखा कि उसके कमरे में दूध फल मिठाई तो छोड़ो, पानी का जग और गिलास तक नहीं था। ये कमरा जो कुछ दिन पहले उसके घर वालों ने ही फर्निश्ड किया था और जहाँ हर चीज उसके दहेज की थी। बड़े भैया ने उससे पूछकर सारी चीजें खरीदी थीं। 3:30 बजे के बाद वह उठी और अपने जेवर उतारने लगी। अभी उसने अपनी पायल उतारी थी कि बिहान आ गए और सिया के हाथ रुक गए। सिया के चेहरे पर इतना दुख था कि वो शर्मिंदा से हो गए। सॉरी सिया, मुझे देर हो गई और तुम्हें इंतजार करना पड़ा। सिया का दिल किया पूछे आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मगर वो चुप रही। बिहान ने उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाया और उसके करीब बैठ गए। सारी रात तो गुजर गई थी। सिया का मन किया तकिए पर से रखकर गहरी नींद सो जाए, इतनी गहरी कि कुछ याद ना रहे। बिहान ने उसका हाथ थामकर बहुत प्यार से कहा, सिया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो खामोश ही रही। उसके दुख के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर उन्होंने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया। इतनी देर से जिन प्यार भरे लम्हों की राह देख रही थी, जिन शब्दों को सुनने के लिए उसके कान बेताब थे, अब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। मैं कपड़े बदल लूं, मुझे नींद आ रही है। बदल लेना, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी सुबह होने वाली है। सिया ने अपने सारे जेवर उतारने के बाद बैग में से नाइट सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया। और जब वो वापस आई तो बिहान जैसे ही बिस्तर पर बैठा था, सिया ने कहा, आप भी कपड़े बदल लीजिए। बिहान ने भी नाइट सूट पहन लिया और वॉशरूम चला गया। और फिर वो तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद की वादियों में खोने वाली थी कि बिहान उसे उठाते हुए पूछ रहा था, सिया गाड़ी के कागज तुम्हारे पास हैं? गाड़ी के कागज? कौन सी गाड़ी? सिया एकदम से चौंक गई। नींद से बोझिल आंखों से उसने बिहान को देखा। बिहान के चेहरे पर न जाने क्या था। उसने नजरें झुका लीं और कह रहा था, वो तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो मुझे गाड़ी देंगे। अच्छा। वह हैरान होकर बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। सिया ने बेहद मासूमियत से कहा, हाँ तुम्हारे बड़े भैया दीपक ने भी कहा था, तो आप उनसे सुबह बात कर लीजिएगा। चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। पर अब वो कैसे सो सकती थी? उसकी आंखों से तो नींद ही उड़ गई थी। सिया की नींद उड़ाकर बिहान आराम से सो गए थे। सिया को बहुत अजीब लग रहा था। उसके करीब सो रहा शख्स जो उसका पति है, ये फूलों से सजा सजाया कमरा जिसके ताजे फूल अब बासी हो चुके थे। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप बुझा दिया। उसे ऐसा लगा कि सुबह के समय जब सारी दुनिया सो रही है और केवल वो जाग रही है। कैसा जख्म लगा था उसके दिल पर। आह, लोग कितने बेरहम होते हैं, जरा सा इंतजार भी नहीं कर सकते। क्या होता अगर बिहान आज की रात सब्र कर लेते?
क्या होता अगर आज की रात झूठी मोहब्बत सजा लेते अपने चेहरे पर। कम से कम उसका दिल इस तरह तो ना टूटता, आज की रात उसका दिल घायल तो ना होता। सिया का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने क्या क्या सोचा था, कितने हसीन सपने सजाए थे। उसके कान में आज भी तो वो डायलॉग गूंजते थे जिन्हें सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा रही थी। दिल की धड़कन बेताब हो गई थी और वो बिहान की हमराही के ख्वाब सजाने लगी थी। आह, ये दिल कितना बेरहम होता है, किस तरह दिमाग के सोचने समझने की ताकत छीन लेता है, क्या क्या ख्वाब दिखाता है, ये जाने बगैर कि जब ख्वाब टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। ये शख्स जो अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद उसके तन मन का स्वामी बन गया था, कैसे बेखबर होकर सो रहा था, ये जाने बगैर कि उसकी बातों से कैसे टूट गई थी वो। सिया को बिहान से नफरत हो रही थी, उसे घिन आ रही थी। जो उसका पति था, नियति भी कितनी निष्ठुर है। अभी थोड़ी देर पहले तक वो कितनी खुश थी, अपने आप को दुनिया की खुश नसीब लड़की समझ रही थी। बिहान ने उसे खुद पसंद किया था, पर वो कहाँ जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा था। कितनी खुश थी वो कि बहुत सारी लड़कियों को अनदेखा कर बिहान ने उसे चुना था, मगर वह कितनी नादान थी, कितनी बेवकूफ़ थी। बिहान ने उसे इसलिए पसंद किया था क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके दोनों भाई इंजीनियर थे और बिहान और उसकी फैमिली ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वे लोग अपनी इकलौती बेटी को दहेज में बहुत कुछ देंगे, और उन्होंने कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। फ्रिज, टीवी, एसी, दीवान, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा और भी सारी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा बिहान की मम्मी के लिए सोने का सेट और पूरे परिवार के लिए महंगे कपड़े दिए थे। बिहान को तो सारी चीज़ें पसंद से दिलवाया था दीपक भैया ने। पापा के लिए गाड़ी देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। हो सकता है वो गाड़ी के कागज देना भूल गए हों, कल दे देंगे। लेकिन जो लोग इतनी चीज़ें पाकर भी खुश नहीं हैं, वो क्या गाड़ी मिलने के बाद खुश हो जाएंगे। उसने बहुत दुख से सोचा, ये दुनियावी ज़रूरत की चीज़ें इंसान से बढ़कर हैं, इंसान के जज्बात का कोई मोल नहीं। बाकी लोगों से तो सिया को कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्या बिहान भी इस सब में शामिल थे। सोचते सोचते जाने कब सिया की आंख लग गई। बिहान भी सारी रात के जागे हुए थे, इसलिए अब वो भी बेखबर होकर सो रहे थे। 11 बजे तक सिया की आंख खुली तो देखा कि बिहान उसे प्यार से देख रहे हैं, लेकिन सिया में इतनी ताकत नहीं थी कि उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराते हुए देती। अचानक से बिहान ने सिया को गले लगा लिया और सिया का मन जोर जोर से रोने का करने लगा। वो खुद को बिहान के हवाले नहीं करना चाहती थी, मगर वो मजबूर थी। बिहान ने जबरदस्ती अपना हक वसूल किया और वो चुपचाप से सकती रही। बिहान खुशी से उठकर बाहर चले गए। तब सिया तकिए में मुंह छुपाकर रो पड़ी। क्या इसी प्यार को पाने का सपना देखा था? उसमें उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। खुद को घसीटते हुए वो बाथरूम में पहुंची थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वो खुद को तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए नहाकर साड़ी पहनी और मेकअप करके अपने चेहरे के गम को छुपाया। दोपहर 1 बजे सब नाश्ता करने बैठ गए थे। सिया ने चाय के साथ एक ब्रेड स्लाइस लिया तो उसके सिर का भारीपन थोड़ा दूर हुआ। तब वो थोड़ा सोचने समझने लायक हुई। उसके भैया आए थे, सबके लिए कपड़े, फल और मिठाइयाँ लेकर। शाम को वो पगफेरे के लिए जाने वाली थी। शाम को वो और बिहान भैया की कार में बैठकर उनके मायके जा रहे थे और सिया अपने मन में सोच रही थी कि वो अपने मायके में कार देने के लिए मना कर देगी। जो लोग इतनी चीजें पाकर भी खुश नहीं हैं, उन्हें कुछ और देना शेर के मुंह में खून लगाने जैसा है। आज बिहान बहुत खुश लग रहे थे। दीपक से भी ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कितना लगाव हो उससे, और ये सब देखकर सिया को बहुत हैरानी हो रही थी। बिहान सिया से भी हंस हंस कर बातें कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो जाए या नाराज। जल्दी ही सिया का मायका आ गया और सबने बिहान को हाथों हाथ लिया। बिहान भी सबसे बड़े प्यार से मिले, मम्मी पापा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उस रात बिहान वहीं रुक गए। रात भर बिहान ने सिया को अपने बेकरार दिल की दास्तां सुनाई और उसे इतना प्यार दिया कि वो सब भूल गई। सुबह जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। चेहरे पर हया की लाली बिखरी थी। उसे ऐसा लगा जैसे आज से पहले वो इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। बिहान की मोहब्बत ने उसे खिलता हुआ गुलाब बना दिया था। शायद औरत इतनी नाजुक दिल होती है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी भ्रम में जीना चाहती है। मर्द अपनी जरूरत और ख्वाहिश लेकर उसके पास जाते हैं, औरत उसे मोहब्बत समझकर यकीन कर लेती है। दो प्यार के बोल सुनकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। उसे यकीन होने लगा था कि बिहान की कोई गलती नहीं है। दूसरी सुबह बिहान चले गए थे और अब सिया ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। बिहान के जाने के बाद वह खुद को बहुत आज़ाद महसूस कर रही थी।
अब उसे झूठी मुस्कुराहट की जरूरत नहीं रही थी। वो इन लम्हों को जी लेना चाहती थी और इसलिए दिल से खुश थी। भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, उसने भारी जोड़ा उतारकर अपना एक कॉटन का सूट पहना। जेवर उतारने के बाद मम्मी को संभालने के लिए दे दिया और अपने भतीजे भतीजियों के साथ लॉन में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई। उसे खुश देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे। रात को जब वह अपने कमरे में सोने के लिए आई तो जैसे सारे गम उसके इंतजार में खड़े थे। अभी वो रात के कपड़े वार्डरोब से निकाल रही थी कि उसकी छोटी भाभी हंसती मुस्कुराती हुई आ गईं। उसी समय बिहान जी का फोन आया। बिहान जी का फोन है? सुबह ही तो गए थे। सिया बहुत हैरान हुई। हैरान क्यों हो रही हो? नई नई शादी है और पहली पहली रातें। बेचारे को नींद कहाँ आ रही होगी। अकेले कैसे सोएंगे बेचारे, जैसे सारी उम्र सोते आए हैं। बहस चिढ़कर बोली, फिजूल बातें मत करो। अगर वो आना चाहें तो उन्हें मना मत करना। मैं चौकीदार से बोल देती हूँ कि गेट खुला रखे। नहीं, आप रहने दीजिए। सिया ने फोन कान में लगाया तो भाभी शरारत से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गईं। जाहिर है वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। हेलो सिया, क्या कर रही थी? जी सोने जा रही थी। आपने खाना खाया? हाँ। फोन क्यों किया आपने? मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि अपने पापा को गाड़ी की याद दिला देना। आप खुद क्यों नहीं बोल देते? तुम्हारी बात और है, मेरी क्या बात है? वह दुख से भारी दिल से बोली। अच्छा, गुड नाइट, मैं फोन रखता हूँ। जी गुड नाइट। और फिर फोन रख दिया। दुख और गुस्से से उसका दिल जलने लगा। दिल कर रहा था कि मोबाइल उठाकर फेंक दे। शुक्र है कि अभी वो अकेली थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पहले भाभी की बात सुनकर उसे भी लगने लगा कि शायद बिहान को मेरी याद आ रही हो, उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही है। सिया ने वक्त देखा, 11 बज रहे थे। ये कौन सा वक्त था ऐसी बातें करने का। गुस्से से उसकी हालत खराब हो रही थी। सिया ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर सी गई। उसे बिहान से नफरत सी होने लगी थी। कितनी मुश्किल से यकीन करने की कोशिश की थी और अब तो जैसे खुद पर ही यकीन खो गया था। कैसे गुजारेगी ये ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी जिससे नफरत हो गई है। शादी हुए 2 दिन हुए थे और सारी हिम्मत टूट गई थी। कितने बेहिस लोग हैं, शादी के बाद रिसेप्शन तक नहीं किया। तब सिया ने सोचा था कि कोई बात नहीं, फिजूल खर्ची ऐसे भी अच्छी नहीं होती और ऐसे भी मायका ससुराल दोनों एक ही जगह पर हैं। लेकिन फिर उसके साथ जैसा व्यवहार हुआ वो धीरे धीरे टूट गई। 2 दिन में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने सोचा कि पापा से गाड़ी के लिए कभी नहीं कहेगी। क्या बगैर कार के लोग गुजारा नहीं करते? सारी दुनिया गाड़ी पर तो नहीं घूमती। पापा ने अगर कहा है तो जरूर देंगे। मगर सब्र भी कोई चीज होती है। लेकिन उन लोगों के पास ना तो सब्र है और ना ही गैरत। खुद उन लोगों का रवैया कितना बुरा था सिया के साथ। बिहान की माँ ने 2 दिन में एक बार भी बात नहीं की थी। विदाई के वक्त जो रुपए मिले थे वो सारे बिहान की बड़ी बहन ने ले लिए और जो उसके पर्स में बड़े भैया ने 20,000 रुपए रखे थे वो भी निकाल लिए। वह ऐसी बातें नहीं सोचना चाहती थी, पर फिर भी मन में ऐसी ही बातें आ रही थीं। फिर वो नहीं जानती थी कि ये सब कुछ दिनों की बात नहीं है। उसे सारी उम्र ये सब झेलना पड़ेगा। शायद वो कुड़ कुड़ कर यूं ही मर जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतनी बेबसी की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं उनके इशारे पर नहीं चलूंगी। सिया सोचे जा रही थी, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी तो जाने मेरे साथ क्या हो। ना तो बिहान उसे प्यार करते हैं और ना ही ससुराल वाले। सहेली भी अब ननद की तरह व्यवहार करने लगी है। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, जो बिहान के जरा सा प्यार से बोलने पर सोच रही थी कि बिहान मुझे कितना प्यार करते हैं। वो अपने घर वालों की तरह नहीं हैं। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि बिहान ने उसे शादी क्यों की थी। इस साजिश में भी सभी मिले हुए थे और बिहान ने उसे एक शिकारी की तरह अपने प्यार के जाल में फंसाया था। और मैं बेवकूफ़ बिहान की दी हुई कसम को दिलो जान से निभा रही थी। सिया रोती जा रही थी और सोचती जा रही थी, जाने कौन से पहर में उसकी आंख लगी थी। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो 10 बजे थे और पूजा घर में सिया की मम्मी आरती गा रही थीं। वो चुपचाप लेटी सोच रही थी कि क्या वाकई केवल 2 दिन में उसकी जिंदगी बदल चुकी है। क्या ये घर अब मेरा नहीं रहा, पराया हो गया है। और घर छोड़ो, सिया तो खुद अपने लिए अजनबी हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। 2 दिन में ये घर पराया हो गया था। शादी के 7 फेरों ने सब कुछ बदल कर रख दिया था और जिस घर में विवाह की रस्में निभाकर गई थी वहां उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। सारी जिंदगी कितनी बेफिक्री में गुजारी थी सिया ने। शायद ही कभी उदास होती थी और इन 2 दिनों में लगता था
कि अब आंसू सारी जिंदगी के लिए आंखों में घर बना चुके हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि काश ये सब सपना होता और वो पहले की तरह आजाद होती। वो सोच रही थी कि जब 2 दिन में मैं इतनी परेशान हो गई तो फिर सारी जिंदगी कैसे कटेगी। सिया सीधी सादी और खरी लड़की थी, पर अब उसे अपने चेहरे पर झूठा नकाब लगाना होगा, नहीं तो उसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी। और पापा, वो तो मुझे अपनी जान से बढ़कर चाहते हैं। मम्मी तो शायद उसकी तकलीफ सुनकर सह भी ले, पर पापा तो सारी असलियत जानकर एक पल भी नहीं जी सकते। भाई और भाभीियों को भी वो तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसलिए जब शाम को बिहान उसे लेने आए तो उसने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। घर में सब घुल मिलकर बातें करते रहे। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया। फिर कॉफी का दौर चला और फिर उसके बाद वो बिहान के साथ विदा हो गई। आज सिया का दिल भर आया था। मन कर रहा था कि सबसे गले लगकर खूब रोए, इतने आंसू बहाए कि सब कुछ खत्म हो जाए और वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए। उसका दिल बागी हो रहा था, पर वो अब एक बेहाता औरत थी, एक कुंवारी लड़की नहीं। उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब उसे सब बिहान के नाम से पहचानते हैं, और अगर वो बिहान से रिश्ता तोड़ेगी तो उसकी हैसियत समाज के सामने 2 टके की रह जाएगी। वह कितनी मजबूर और बेबस हो गई थी। वापसी पर बिहान बहुत खुश थे। सिया से इधर उधर की बातें करने में लगे थे और वो अपने मन में डर रही थी कि अभी अपने सवाल पर आ जाएंगे। और आखिर उसका डर सामने आ गया। बिहान ने अचानक पूछा, अपने पापा से गाड़ी की बात की थी? जी वो मैं, बोलो मुझे याद नहीं रहा। कमाल है, बिहान ने बहुत कड़क लहजे में कहा। कमाल है, मैंने तुम्हें रात में फ़ोन करके याद दिलाया, फिर भी तुम कैसे भूल गईं? बिहान गुस्से से सिया से बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले प्यार से बोलने वाला बिहान ये नहीं, कोई और इंसान था। सिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत सारे मेहमान अभी भी मौजूद थे। वह वहीं बरामदे में बैठ गई। पता नहीं क्यों अपने कमरे में जाने का दिल नहीं किया सिया का। वह ऐसे बैठी थी जैसे सब कुछ हार कर आई हो। गहरी थकान और उदासी उसके पूरे वजूद में समाई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में ठहरे हुए आंसुओं की गहराई का अंदाजा किसी को भी नहीं था। उसके होठों पर सजी हुई जख्मी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दुख को कौन जान सकता था। खाना खाकर जब वो अपने कमरे में आई तो बिहान उसके पीछे पीछे चले आए। वो भी बहुत खुश और हंसते हुए आए। वह सिया को देखकर चौंके। इतनी उदास क्यों हो? उन्होंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, वह आंखें चुराकर बोली। लेकिन सर क्या? सिया का तो पूरा वजूद दुख रहा था। ओह, दूध के साथ कोई गोली ले लो, बिहान ने चिंता जताई। सिया का दिल किया कि कह दे, कोई ऐसी गोली दे दीजिए जिसे खाकर मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, पर बोली नहीं, अभी सो जाऊंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्यों, रात भर जाग रही थी? नहीं, उसका दिल किया कि कह दे। नींद ने उसे अपनी गोद में लेकर बहुत जल्द सारी तकलीफ देह सोचों से आजाद कर दिया था। पर वह धीरे से मुस्कुराकर बोली, नहीं तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं। उसने बात खत्म की और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। लेकिन वो सारी रात सो न सकी। बिहान उसके मूड की परवाह किए बगैर खुद इत्मीनान से होकर गहरी नींद में सो गए थे और वो सारी रात आंसू बहाती रही थी। हे ईश्वर, क्या शादी इसी को कहते हैं? शादी तो 2 दिलों का मिलन होता है, शायद खुशियों का बंधन होता है, जिंदगी का खूबसूरत मोड़ होता है, 2 दिलों के लिए खुशियों का संगम होता है। अपने घर में भाभीियों को देखकर तो यही लगता था सिया को कि शादी के बाद लड़की को सारे जहां की खुशियां मिल जाती हैं, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। किस तरह भाभीियों के चेहरे शर्म और खुशी से लबरेज रहते थे। भाइयों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था और दोनों भाभीियों को देखकर ऐसा लगता था कि बगैर पिए ही बहक रही हों। उन्हें देखकर सिया ने भी सोचा था कि उसकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। पर आज पता चला कि लोग बेटी के जन्म पर क्यों परेशान होते हैं। बुजुर्ग क्यों कहते थे कि बेटियों के नसीब से डर लगता है, लेकिन सिया के जन्म पर घर में बहुत खुशियां मनाई गई थीं। पापा उसे प्यार से गुड़िया कहते थे। वो भी थी बहुत प्यारी, गुड़िया जैसी। सोचते सोचते जाने कब सिया को नींद आ गई। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मम्मी पापा या भाई भाभी हमेशा फोन करते रहते थे, तो वो अपनी आवाज में खुशी घोलकर बातें करती थी। तब उसे खुद की अदाकारी पर हैरानी होती। पूरे महीने भर बाद सिया बिहान के साथ अपने मायके जा रही थी। पापा ने बुलाया था, वो तो भैया को भेज रहे थे लाने के लिए, पर बिहान ने ही आगे बढ़कर कहा था कि वो आ जाएगा सिया को लेकर।
बिहान बड़े खुश लग रहे थे। जैसे ही दोनों जाने के लिए घर से बाहर निकले, बिहान की माँ ने आवाज देकर बिहान को बुलाया। बिहान, सिया के मन में खतरे की घंटी बज गई। वह काफी जोर से शायद सिया को सुनाने के लिए बोल रही थी, अपनी पत्नी को बोल दो अपने माँ बाप से गाड़ी की चाबी और कागज लेकर ही आए, वरना यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। सिया को ऐसा लगा कि उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसने दीवार पकड़ लिया, नहीं तो वो गिर जाती। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठती चली गई। बिहान की माँ बोलकर अंदर चली गई थी। बिहान वहीं सोफे पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। सिया का दिल कर रहा था कि वह कहीं न जाए, मना कर दे मायके जाने से, पर उसे पता था ऐसा मुमकिन नहीं था। बिहान ने बाइक निकाली और वो पीछे जाकर बैठ गई। सारा रास्ता खामोशी में कटा। जल्दी ही घर आ गया। उन्हें देखकर सब खुश हो रहे थे। भाभी के बच्चों ने सिया को आकर घेर लिया। उसे सबसे हंस हंस कर मिलना पड़ा। सब उसे देखकर हैरान हो रहे थे। कितनी दुबली हो गई है, क्या ससुराल में खाने को नहीं मिलता? सास और ननद का व्यवहार कैसा है? और सिया सब अच्छा है, सब ठीक है, मुस्कुराते हुए बोलती। रात के खाने के बाद बिहान ने सिया से कहा कि तुम आज यहीं रुक जाओ, तो उसका दिल धक से रह गया। वह उस जहन्नुम में जाना तो नहीं चाहती थी, पर आज यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी। मगर बिहान ने कमाल की मेहरबानी दिखाई। वह उसे छोड़कर और सबको प्रणाम करके चले गए। सिया रहने के लिए तो आई नहीं थी, इसलिए कोई सामान भी नहीं लेकर आई थी। मम्मी और बड़ी भाभी को भी ताज्जुब हुआ, लेकिन सिया ने झूठ बोला कि मैं ही आप सबके साथ रुकना चाहती थी। बिहान तो मान भी नहीं रहे थे। उन्हें तो बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने। अब मैं कुछ दिन आप सबके साथ रहूंगी। सिया ने देखा उसकी बात सुनकर मम्मी कुछ सोचने लगी थी, पर पापा बहुत खुश थे, मगर बाकी लोग चुप से थे। वह जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई। वो कमरा जहाँ सिया ने अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे थे। अपने बिस्तर पर गिरकर वो रोने लगी। और तब वो चौंकी जब कमरे में दाखिल होकर किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। अपनी आंसू भरी आंखों को उसने खोलकर देखा। बड़ी भाभी उसके लिए दूध लेकर आई थीं। सिया, रो क्यों रही हो? क्या बात है? सब ठीक तो हैं? बिहान से झगड़ा तो नहीं हो गया? भाभी हैरान होकर सवाल किए जा रही थीं। नहीं भाभी, आप आइए ना, बैठिए। क्या बात है सिया, देखो मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। तुम शादी के पहले दिन से ही मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। उनकी बात सुनकर सिया बाजुओं में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। भाभी ने उसे थोड़ी देर रोने दिया, फिर उसे प्यार से दूध का गिलास पिलाया, उसके बालों में हाथ फेरा, अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे। और फिर सिया ने सोचा, आज भाभी को सब कुछ बता दूंगी। अगर आज वो चुप रही तो गम की शिद्दत से उसका सर फट जाएगा। फिर उनके प्यार भरे रवैये से उसे हौसला भी मिला था कि वो अकेली नहीं है। उसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं जो उसका दुख बांट लेंगे। भाभी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें बता दी, और जैसे सब कुछ बताकर उसका दिल हल्का हो गया। दिल पर छाए हुए दुख के बादल छट गए, लेकिन भाभी बेचारी पर तो हैरत और गम के पहाड़ ही टूट पड़े थे। जैसे वो सोच भी नहीं सकती थी कि बिहान जैसा लड़का जो इतना पढ़ा लिखा है, विदेश में घूमकर आ गया, उसकी सोच ऐसी हो सकती है। कितनी देर तक वो सदमे की वजह से एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई थी। उनकी प्यारी ननद जो घर भर की लाडली थी, वो बेहद अच्छी आदतों की मालिक थी। उसका नसीब ऐसा होगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने उसे गले लगाकर खूब प्यार किया, उसे तसल्ली दी। कोई बात नहीं सिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक गाड़ी क्या तुम्हारी खुशियों से बड़ी है? तुम्हारी खुशियों के लिए तो 100 गाड़ियां कुर्बान। मगर भाभी, आपको लगता है कि गाड़ी लेकर उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी? और फिर क्या जिंदगी की खुशियां इन बेजान चीजों से मिलती हैं? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि वो लोग दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं। आखिर बिहान खुद इंजीनियर है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी। अब सिया क्या कहती? वह तो खुद ही इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी। अब क्या किया जाए? भाभी, मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए खामोशी साध लेनी चाहिए। देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये भाभी कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुकूंगी। तुम 100 बार यहाँ रहो मेरी जान, लेकिन कहीं हालत ज्यादा ना खराब हो जाए। सिया अपनी भाभी से कहती है, आपको क्या लगता है गाड़ी देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब इतनी सारी चीजें लेकर वो लोग खुश नहीं हुए, तो क्या जिंदगी इसी तरह गुजरती है? क्या घर इस तरह बसते हैं? पापा ने मुझे कम तो नहीं दिया, मगर वो लोग जरा सा भी खुश नहीं हैं। अगर जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। बिहान की माँ तो जैसे मुझसे नफरत करती हैं।
वो इस तरह मुझे देखती हैं कि मेरा मन करता है कहीं जाकर छुप जाऊं। और बेहान भी तो बहुत बड़े मतलबी हैं, शायद पढ़ाई करके उन्होंने ये सब सीखा है। नहीं सिया, बेहान ऐसे नहीं हो सकते। दरअसल इकलौते बेटे माँ के असर में ज्यादा होते हैं। शायद जब वो अलग होंगे तो तुम लोग आराम से रह सकोगे। मैं अलग नहीं होना चाहती। उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। सारा दिन बीतने के बाद जब रात आती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मौत आ रही हो। मुझे रात के नाम से डर लगने लगा है कि अब उस शख्स से मेरा सामना होगा। तो भाभी आप ही बताइए, सारी जिंदगी किस तरह गुजरेगी और अलग घर में उन्हें मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूस नहीं हूँ भाभी। लेकिन लेकिन बेकिन छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे भैया के दोस्त के भाई का कितना अच्छा रिश्ता था। लड़का डॉक्टर था, स्मार्ट था। तुमने उसके मुकाबले में बेहान को पसंद किया। क्यों? फैसला तो तुमसे पूछ कर लिया गया था। हाँ भाभी, उस समय मुझे भी विदेश रिटर्न बंदा पसंद आ गया था शादी के लिए। मुझे लगा था कि वो ज्यादा खुले विचारों वाले होंगे। अब सिया उन्हें पूरी बात क्या बताती। फैसले तो दरअसल आसमानों में तय होते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे पापा और दोनों भाई है सोचने के लिए। वो लोग कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मुश्किल का। हाँ, तुमने ठीक ही कहा है। कुछ दिन वाकई चुप रहते हैं। गाड़ी तो वैसे भी खरीदी हुई है, बस रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटी बाकी है। वह तो ठीक है भाभी, मगर ऐसी घटिया बातों को मेरा मन नहीं मानता। सिया, जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और मेरा ख्याल है गाड़ी की फरमाइश बेहान की माँ की होगी। बेहान बेचारे मजबूर हो गए होंगे। भाभी अंदर से खुद परेशान थी पर सिया को दिलासा दे रही थी। सिया को मायके में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, पर एक बार भी बिहान का फोन तक नहीं आया था। पर सिया को इस बात का कोई गम नहीं था। वो यहाँ बहुत खुश थी। उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसे कभी कभी अपनी भाभीयों की किस्मत पर रस का था। उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। और एक बहन थी। बड़ी भाभी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती जब सिया की मम्मी उनसे ये पूछती कि क्या बात है, सिया यहाँ क्यों रह रही है। तब वो उन्हें समझाती, आप भी कैसी बातें कर रही हैं माँ। क्या शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती? मगर कोई वजह तो होनी चाहिए। अभी तो शादी के 2 ढाई महीने हुए हैं। शुरू के दिन तो पति पत्नी के साथ के होते हैं और सिया को यहाँ आए हुए महीना पूरा होने वाला है। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। पर बेहान बाबू भी मिलने नहीं आए। बहू, मुझे तो डर लग रहा है। उस लड़की से पूछो, खैरियत से तो आई है ना? कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आई? अरे नहीं माँ, क्या आपको लगता है कि हमारी सिया किसी से झगड़ा कर सकती है? दरअसल उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है बस। क्यों, क्या हुआ? देखने में तो ठीक लग रही है। सिया उधर से ही गुजर रही थी। उनकी बातें सुनकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने बड़े दुख से सोचा, क्या शादी के बाद लड़कियां बगैर किसी वजह के अपने माता पिता के घर नहीं रह सकती? अभी कल ही की तो बात है जब इस घर से उसकी विदाई हुई थी। वह बेफिक्री के दिन, खुशियों के पल और लाड़ प्यार की घड़ियां। ये वक्त इतनी जल्दी से क्यों गुजर गया? प्यार और खुशियों वाले दिन कहाँ गए? और उन्हीं बेचैन पलों में सिया को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे बहुत दुख हुआ। वह बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। अभी तो जिंदगी बेयकीनियों में गुजर रही थी। ठीक से पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं बना था। बड़ी भाभी ये जानकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे प्यार से समझाया, देखो, माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा होता है। कुदरत तुम्हारे कदमों तले जन्नत बिछाना चाहती है। बच्चे के आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। औलाद तो पति पत्नी के दिलों को प्यार से भर देती है। पर सिया सोच रही थी कि जब दिल ही टूट गया है तो कैसा प्यार, कैसी मजबूती। यूं ही अचानक एक दिन बेहान आ गए। सिया को पूरा यकीन था कि बड़ी भाभी ने उन्हें फोन किया होगा। उसके दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हुई और बेहान सिया की खूबसूरती देखकर हैरान हो रहे थे। सिया के चेहरे पर अलग ही रूप चढ़ा था। उनकी पत्नी जो माँ बनने वाली थी, आज उन्हें बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। पर सिया ने बहुत तंज से कहा, अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, गाड़ी के बिना वो अपनी बहू को अपने घर आने देंगी? अरे गाड़ी तो 1 हफ्ते पहले ही भैया ने भिजवा दी थी। ये देखो चाबी, उसी गाड़ी में तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और सिया तो ये सब जानकर बिल्कुल हैरान हो गई। उसे बताए बगैर ही इतना कुछ हो गया। ये सब जरूर बड़ी भाभी ने किया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसे बेहान की माँ के कड़वे बोल याद आ गए, अपनी पत्नी को बोल दो गाड़ी लेकर आए, वरना अपने माँ बाप के घर पर ही रहे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।
यानी उस घर में जाने की शर्त पूरी हो गई थी। उसका अपना आपा चकनाचूर हो गया था और ये सब देखने की किसी को फुर्सत भी नहीं थी। ना चाहते हुए भी वो बिहान के साथ चली गई। तुमने इतनी बड़ी खबर मुझे नहीं बताई। वो शिकायत कर रहे थे। शिकायतें तो उसके पास बेहिसाब थीं, मगर उसने बेहद सपाट लहजे में कहा, मुझे खुद मालूम नहीं था। अच्छा, तो फिर किसे मालूम होना चाहिए था? बिहान ने तंज कसा। सिया खामोश ही रही। इतने दिन बाद वो घर आई थी, पर किसी को भी उसके आने की खुशी नहीं हुई थी। सबको बस गाड़ी की फिक्र थी। बिहान को भी सिया का जरा सा भी ध्यान नहीं था, ना ही उसके आराम का और ना ही अच्छी खुराक का। बिहान ने एक बार भी नहीं सोचा कि सिया को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। घर की नौकरानी छुट्टी पर गई तो वो वापस ही नहीं आई। दोनों बहनें कॉलेज जाती थीं, इसलिए किचन का काम सिया को ही करना होता था। अपने मायके में उसने कभी इतना काम नहीं किया था। एक दिन बर्तन धोते समय ऐसा चक्कर आया कि वो गिरकर बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो खुद को एक सोफे पर पड़े हुए पाया। पता नहीं यहाँ तक उसे कौन लेकर आया था। सिया को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। बिहान के पापा की आवाज आ रही थी, इस हालत में इतना काम क्यों करवा रही हो? क्या हाल हो गया है उसका? अगर सिर फट जाता तो क्या हो गया? फटा तो नहीं ना? बिहान की माँ की आवाज आई। ये सब नखरे हैं, काम ना करने के बहाने। भगवान से डरो। उसके बाप के घर में नौकर लगे हैं। उसने कब इतना काम किया होगा? और फिर उसकी हालत तो देखो। क्या हुआ उसकी हालत को? ठीक ठाक है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। ये कोई अनोखा काम नहीं कर रही। अच्छा, पर थोड़ा चुप रहो। आज ही मैं एक काम वाली ढूंढता हूँ और इसे किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। बहुत कमजोर हो गई है। इस हालत में दूध फल वगैरह की भी जरूरत होती है। सिया की हालत देखकर बिहान के पिता अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सिया से अधिक काम ना ले और उसे फल दूध वगैरह दे। पर उनकी बात सुनकर वो भड़क उठी और बोली, मुझसे उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है। अगर इतना ही ख्याल है तो इसे अपने माँ बाप के घर भेज दो। वहाँ नौकर चाकर फल दूध सब मिल जाएंगे। अब हम ऐसे ही गए गुजरे नहीं हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और ये सब सुनकर सिया उठ गई और किचन में जाने लगी तो बिहान के पिता ने उसे रोका। बेटा, तुम आराम करो। पर पापा जी, वो बर्तन बर्तन धुल जाएंगे, तुम अपने कमरे में आराम करो। कमरे में आकर वो बहुत देर तक रोती रही। घंटे भर बाद छोटू, बाहर के काम करने के लिए नौकर, खाना लेकर आया। सिया को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और उसके बाद जो सोई, सीधे शाम में उसकी नींद खुली। बिहान भी ऑफिस से आ चुके थे। उन्हें शायद सिया के गिरने की बात पता चल गई थी, क्योंकि वो उससे अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन ना तो उन्होंने कुछ पूछा और ना ही सिया ने कुछ बताया। अब सिया केवल किचन का काम देखती थी। झाड़ू लगाने और बर्तन धोने के लिए काम वाली रख ली थी, लेकिन खाने में पौष्टिक आहार की कमी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। जब वो अपने मायके जाती तो डॉक्टर से चेकअप करवाने चली जाती, और वापसी पर मम्मी दवाइयों के साथ ढेर सारे फल और ताकत की चीजें साथ में दे देती। सब उसकी गिरती सेहत देखकर परेशान हो जाते थे, लेकिन वो केवल दवाइयाँ ही इस्तेमाल कर पाती थी। बाकी चीजें कम ही उसके हिस्से में आती। सिया में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खुद अपने लिए एक गिलास दूध भरकर पी सकती। ऊपर से बिहान की माँ ने उसे ये कहकर परेशान कर दिया था कि उन्हें पोता ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगी। एक दो बार बिहान के पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी कि ऐसी बातें मत करो, बस बच्चा सेहतमंद हो ये प्रार्थना करो। मगर आखिर दिन तक उसे ये एहसास दिलाया गया कि बेटा होना चाहिए, और इसलिए जैसे तैसे दिन करीब आ रहे थे। उसकी डर से हालत खराब हो रही थी। इसी टेंशन की वजह से जचगी से वक्त से 10 दिन पहले ही वो बेहोश हो गई थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके मायके वालों को भी खबर दे दी गई। लेडी डॉक्टर ने सबको बहुत डांटा। सिया का एचबी इतना कम था कि उसे तुरंत खून चढ़ाया गया। बड़े भैया ने उसे खून दिया था। सिया मौत के मुंह से वापस आ गई थी और उसे पता चला कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, और ये सुनकर वो सहम गई। अब क्या होगा? अपनी सास की नज़र में वो बिल्कुल बेमोल हो गई थी। करीब 2 महीने वो अपने मायके में ही रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। सबने बड़े प्यार से बच्ची का नाम परी रखा था। कभी कभी सिया को बहुत डर लगता कि ठीक ही लोग बेटी के जन्म से परेशान होते हैं। कहीं मेरी बेटी की किस्मत भी मेरे जैसी हो गई तो। जब वो अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो मम्मी पापा ने सबके लिए बहुत सारी चीजें भेजी थीं साथ में, और सिया सोच रही थी कि कौन सा इन सामानों की वजह से उसकी कद्र बढ़ जाएगी।
उसका दिल कर रहा था कि वो ये सब देने के लिए मना कर दे। वो लोग तो इन सामानों की ही आस लगाए बैठे हैं। वो लोग लेना अपना हक समझते हैं, लड़के वाले होने का हक। जब ये शादी केवल वसूल करने के लिए ही की गई थी तो देने का क्या फायदा। पर जब उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती तो उसकी आंखें भर आतीं। 2 महीने बाद वो ससुराल आई थी और तब उसे पता चला कि बिहान का ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। बिहान का प्रमोशन हो गया था, पर उसकी मम्मी को लग रहा था कि ये प्रमोशन सिया के भाइयों ने करवाया है, इसलिए वो बहुत नाराज हो रही थी। जबकि सिया के भाइयों को तो कुछ पता भी नहीं था। ऊपर से वो खुद भी सिया को अपने से इतना दूर नहीं भेज सकते थे, और ना तो सिया ने ही ऐसा कुछ सोचा था। बिहान को तो ये बात अच्छी तरह पता थी, पर उन्होंने अपनी मम्मी को समझाने की कोई जरूरत नहीं समझी। बल्कि सिया तो ये देखकर हैरान थी कि अपनी माँ की बातें सुनकर वो खुश हो रहे थे। अगले हफ्ते बिहान दिल्ली चले गए और तब सिया को एहसास हुआ कि वो चाहे जैसे भी थे, वो उनके बगैर नहीं रह सकती। सिया को बिहान की कमी महसूस हो रही थी। हालांकि घर के काम और परी की देखभाल में वो बहुत थक जाती थी, पर फिर भी उसे रह रहकर बिहान की याद आती थी। काम करते करते वो ऐसे चौंक जाती जैसे अभी बिहान आ जाएंगे। भाई चाय पिलाओ जरा, मेरे जूते कहाँ हैं, लाल वाली फाइल देना, एक गिलास पानी देना। बिहान के दिल्ली चले जाने से सिया उन्हें हमेशा याद करती थी। जो कमरा बिहान के होने से भरा भरा लगता था, वो खाली खाली लगता था। बिहान को जल्दी में घर मिल गया था। ये सुनकर सिया खामखा ही खुश हो रही थी। बिहान एक वीकेंड पर अचानक घर आ गए थे। आज पूरे 1 महीने बाद सिया उन्हें देख रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे सालों बाद देख रही हो। उस समय सिया पसीने में लथपथ थी। काम वाली बाई 2 दिन से नहीं आई थी। पूरे घर का काम और फिर परी की देखभाल। उसने 2 दिन से बालों में कंघी भी नहीं की थी। सिया बिहान को देखकर शर्मिंदा फील कर रही थी। पता नहीं बिहान ने इस ओर ध्यान दिया भी या नहीं। उसने रात में जल्दी से काम समेटकर कपड़े बदल लिया और बाल भी सुलझा लिया था, और आज पहली बार बिहान उसे अच्छे लगे थे। शायद महीने भर की जुदाई इस मोहब्बत का कारण बन गई, या फिर वो उसकी बेटी के पिता थे और दोनों खूबसूरत और पवित्र शादी के बंधन में जुड़े हुए थे। सुबह जब उन्होंने अचानक कहा कि वह सिया को लेकर अपने साथ जाएंगे, तो सिया हैरान हो गई, क्योंकि रात में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था। पापा तो इस बात पर नॉर्मल थे, पर बिहान की माँ ने एकदम तूफान खड़ा कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, अभी बच्ची बहुत छोटी है, और फिर तुम इतने खर्चे बर्दाश्त कैसे करोगे। सिया का दिल किया कहे, अगर एक बड़ा इंजीनियर अपनी पत्नी और बच्ची के खर्चे नहीं उठा सकता, तो फिर बेचारे गरीब लोग क्या करते होंगे। मगर उसकी इतनी मजाल नहीं थी कि वो सबके सामने अपना मुंह खोलकर कुछ कहे। और फिर उसे हैरानी के साथ साथ बहुत दुख हुआ जब बिहान ने कहा, मम्मी आप परेशान क्यों होती हैं? अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं सिया को कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। सिया ने हैरानी से बिहान को देखा। ये किस तरह के इंसान हैं? माँ के सामने तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। वह उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। सिया ने सोचा था कि आज बिहान के साथ अपने मायके जाकर सबसे मिल लूंगी, पर वो उनसे कह ही न सकी, और वो अगले ही दिन वापस भी चले गए। और उनके जाते ही बिहान की माँ उस पर गुस्सा करने लगी। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियों को। पहले तुम्हारे माँ बाप ने ट्रांसफर करवा दिया, और अब तुम मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही हो कि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाए। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बिहान पहले मेरा बेटा है, तुम्हारा पति वो बाद में। घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप। तुम दिल्ली मरकर भी नहीं जा सकती। तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर नहीं दिए जो काम करेंगे। सिया फर्श पर पोछा लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अचानक वो चौंकी। उसने अपनी भीगी आंखों को उठाकर देखा तो जैसे जमीन उसके कदमों से सरक गई। उसका दिल डूबने लगा। सामने सिया के पापा खड़े थे। पता नहीं कब से। शायद बिहान की माँ की तेज आवाज में गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी थी, मगर उनका चेहरा देखकर सिया का दिल डर गया। वह सब कुछ जान चुके थे। उनकी बेटी के साथ कैसा सलूक होता है वो जान चुके थे। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया था और रंगत उड़ी हुई थी। पापा आप। सिया बड़ी मुश्किल से बोली, आप कब आए? आइए बैठिए ना। आप परी से मिलने आए हैं ना? मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। परी भी जाने कब से रोए जा रही थी, और जब सिया परी को कमरे से बाहर लेकर आई तो उसने देखा कि पापा जा चुके हैं। ये क्या हुआ?
पापा को सब पता चल गया था कि उनकी इकलौती बेटी पर क्या गुजर रही है। वह जो बात अपने पापा से छुपाना चाहती थी, उन्हें पता चल गया था। वह जान चुके थे कि उनकी लाडो अपने घर में खुश नहीं थी। ओह, पापा को भी आज ही आना था। काश कि मम्मी जी बातों को इतना तूल न देती। कौन सा मैं दिल्ली चली गई थी। मारे दुख के सिया का हृदय फटा जा रहा था। उसके पापा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए था। भगवान करे वो ठीक से घर पहुंच जाएं। सिया का मन कर रहा था उन्हें बताए, पापा आपने जो देखा सुना वो सब गलत है। वह बहुत बेचैन थी। उसे परी पर भी गुस्सा आ रहा था। उसी को देखने तो कभी कभी पापा आ जाते थे। परी अभी भी बहुत रो रही थी। सिया को याद आया कि वो सुबह से भूखी है। उसे दूध पिलाने वह अपने कमरे में आई तो उसकी आंखें छलक पड़ी। कोई नहीं था जो उसके आंसुओं को पोंछता। सारा दिन उसी बेचैनी में गुजर गया। उसका मन किया कि भाभी को फोन करके पापा के बारे में पूछे और उन्हें सब बता दे, मगर अभी कुछ दिन पहले ही फोन करने पर मम्मी जी ने बहुत गुस्सा किया था। तब से वो खुद फोन नहीं करती थी। भाभी या मम्मी का फोन आता तभी बात करती थी, मगर आज किसी का फोन नहीं आया था। परी सो गई तो दोपहर का खाना बनाकर वह अपने कमरे में चली आई। उसका मन नहीं किया कि वो एक कौर भी खाए। ध्यान बस पापा में लगा हुआ था। रात में बिहान का फोन आया तो उसका मन इतना भरा हुआ था कि वो रो पड़ी। उसने पूछा, बिहान अगर आप इजाजत दें तो मैं पापा के घर फोन कर लूं। इसमें पूछने की क्या बात है, कर लो। उन्होंने पूछा तो नहीं कि सिया इजाजत क्यों मांग रही है, मगर वो जान चुके थे कि मम्मी ने गुस्सा किया होगा। फिर सिया ने पापा के घर फोन मिलाया, पर घंटी बजती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया। वह परेशान हो गई कि भला ये कैसे हो सकता है कि घंटी बजती रहे और कोई फोन न उठाए। उसे डर लगने लगा कि सब ठीक तो है। सारी रात वो डरती रही और भगवान को याद करती रही। सुबह उठी तो फोन की घंटी बज उठी और वो पागलों की तरह दौड़ती हुई बरामदे में आई। सब लोग उस समय सोए हुए थे। उसने फोन उठाया। दूसरी ओर भैया थे। भैया, वो रोने लगी, पापा ठीक तो है ना। नहीं गुड़िया, वो अस्पताल में हैं। क्यों भैया। कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अभी नहीं, थोड़ा दिन चढ़ जाए तो। दिन तो निकल आया है भैया, आप आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। सिया ने मम्मी जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो पापा जी ने दरवाजा खोला। उसने उन्हें बताया तो वो परेशान हो गए। बोले, रुको, मैं बिहान की माँ को उठाता हूँ। नहीं पापा, आप उन्हें मत उठाइए, वो तो देर से उठती हैं। और तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सिया ने जल्दी से बैग में परी का जरूरी सामान भरा और भैया के साथ गाड़ी में बैठ गई। भैया का चेहरा देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि पापा ठीक नहीं हैं। हे भगवान, मैं अपने पापा को सही सलामत देखूं। उसका दिल डूबा जा रहा था। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चला कि पापा आईसीयू में हैं। मम्मी के गले लगकर वो रो दी। मम्मी, पापा को क्या हुआ है। कल तुम्हारे घर से होकर आए तो घर के अंदर आते ही गिर पड़े। बस इतना ही कहा। मेरी सिया खुश नहीं है। उन्हें फालिज का अटैक आया था और वो कोमा में चले गए। शाम को भैया उसे घर छोड़ आए क्योंकि वह परी के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती थी। घर आकर भी सिया को कहाँ चैन आने वाला था। रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही। सोचती रही कि काश पापा मेरे घर ना आए होते तो आज ठीक होते। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी। दूसरे दिन ड्राइवर सिया को लेने आया था तो मम्मी जी ने साफ मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है जाने की। साल 6 महीने वो बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो क्या तुम रोज उन्हें देखने जाती रहोगी। और सिया चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। आज से पहले उसे अपनी बेबसी का इतना ज्यादा एहसास कभी नहीं हुआ था। कितनी मजबूर हो गई थी वो। आज उन्हें देखे हुए पूरे 15 दिन हुए थे। भैया ने बताया कि उन्होंने आंखें खोली थीं और सिया को पुकार रहे थे। उनकी हालत कुछ संभली थी। उसने पहली बार मम्मी जी से मिन्नतें की। उनके सामने रोने लगी कि उसे अस्पताल जाने की इजाजत दें, पर वो नहीं मानी। बिहान आ जाए तो उससे इजाजत लेना, मैं उससे पूछे बगैर तुम्हें जाने नहीं दे सकती। और सिया ने ये भी नहीं बोल पाई कि बिहान आपसे पूछे बगैर कौन सा कोई काम करते हैं। बड़ी भाभी ने सिया की सासू माँ से फोन पर बात की कि सिया को आने दीजिए, तो बिहान की माँ ने कहा, आकर ले जाओ अपनी ननद को और फिर वापस मत भेजना, तलाक का इंतजार करना। भाभी ने बगैर कुछ बोले फोन रख दिया और उसी रात सिया के पापा को होश आ गया। वो अपनी प्यारी सी बेटी को देखना चाहते थे। उन्होंने सिया की माँ को देखा और उनकी लड़खड़ाती सी जुबान से आवाज निकली, सिया। और जवाब में सिया की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर अपनी प्यारी सी बेटी को बगैर देखे ही उनकी सांसें रुक गईं। उनकी आंखें अभी तक खुली थीं, सिया को देखने की हसरत लिए हुए।
बड़े भैया ने आगे बढ़कर उनकी आंखों पर हाथ रखकर बंद कर दिया। सबकी आंखें भर आईं। सिया के ससुराल में फोन करके बता दिया गया था और फिर अर्थी के आखिरी सफर की तैयारी में सब लग गए। पर सिया अभी तक नहीं आई थी। बड़ी भाभी ने फिर से फोन किया तो बिहान की माँ ने सीधे मना कर दिया कि बिहान की इजाजत के बगैर सिया को नहीं जाने देंगी। क्या पिता की मौत पर भी बिहान की इजाजत की जरूरत है? पर उधर से फोन कट गया था। भाभी ने बड़े भैया को सब बताया तो गुस्से में उनका खून खौल उठा। उन्होंने गाड़ी निकाली और तेज चलाते हुए वो सिया की ससुराल पहुंचे। इतनी बड़ी खबर सिया के ससुर जी को पता नहीं थी। उन्होंने सिया का हाथ पकड़ा। चलो सिया, भैया पापा ठीक तो है ना? हाँ, तुम परी को लो और मेरे साथ चलो, देर हो रही है। मैं मम्मी जी से इजाजत तो ले लूं। कोई जरूरत नहीं है किसी से इजाजत लेने की। वो इतनी जोर से बोले कि सिया एकदम चौंक गई। उनके चेहरे पर गम की मायूसी के साथ गुस्सा भरा था। सिया की सास उनकी तेज आवाज सुनकर बाहर आ गई थी, पर उनके चेहरे को देखकर वो भी कुछ नहीं बोल पाई थी। जब सिया वहां पहुंची तो एक कोहराम मच गया। उस दिन मौत ही उन्हें बेटी के घर लेकर गई थी। सिया जो उनके दिल का टुकड़ा थी, उसे वह इस हाल में कैसे देखते? ये तो उनकी बर्दाश्त से काफी बाहर था। जो बेटी कितनी मिन्नतों के बाद पैदा हुई थी और जिसे बेटों से अधिक चाहा था, शादी के बाद उस पर इतनी मुश्किलें आईं, वो कितनी परेशानियां झेल रही थी। काश वो सारी बातें ना सुनते तो आज उनकी जिंदगी खत्म ना होती। सिया अपने पिता को पकड़कर रो पड़ी। सबने मुश्किल से उसे हटाया और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब बहुत देर बाद उसे होश आया तो उसका मन उसे धिक्कार रहा था कि वो अपने पिता के मौत की जिम्मेदार थी। काश पापा परी को इतना प्यार ना करते तो उससे मिलने ना आते बार बार, जबकि वो जब भी आते तो कभी भी उनकी इज्जत नहीं करता था कोई। बिहान की माँ अपने कमरे में चली जाती और नंदे अगर कभी सामने पड़ गईं तो एक बार हाथ जोड़कर अपने कमरे में जा घुसती। सिया तो उनके पास बैठ ही नहीं पाती थी। उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती और वो कुछ देर परी के साथ खेलकर चले जाते। काश सिया भी किसी की परवाह न करती, किसी से इतना ना डरती तो ऐसा कभी नहीं होता। उस दिन बिहान भी पहुंचे पर सब इतने दुखी थे कि किसी ने उनसे बात नहीं की। और सिया को तो ना अपना होश था और ना ही परी का। बिहान कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए थे। सिया के ससुर और नंदे भी आए थे, पर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। सिया के पापा जो कभी अधिक बीमार नहीं हुए थे, एक खुश मिजाज और सेहतमंद इंसान थे, वो चले गए थे अपने शरीर का साथ छोड़कर। काश उस दिन बिहान उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। शायद सब उसे दिलासा देते। होनी को यही मंजूर था। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। किस्मत कोई नहीं टाल सकता। सिया ने बिहान के साथ अपनी ससुराल जाने से मना कर दिया। अगर आप मुझे दिल्ली नहीं ले जा सकती तो फिर मैं यहीं ठीक हूँ। बिहान को सारी बातें पता चल गई थीं। वो खामोशी से सब सुनते रहे और फिर उठकर चले गए। सिया की मम्मी परेशान हो गई कि बिना कुछ बोले क्यों चले गए, कहीं बुरा तो ना मान गए हों। चले गए तो चले गए। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ मेरे पिता के कातिल रहते हों। उसी रात दिल्ली से बिहान का फोन आया। वो उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चलेंगे। सिया तैयार रहे और ससुराल जाकर सामान पैक कर ले। मगर सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ससुराल जाए। फिर जब बिहान आए तो उनके साथ ही अपनी ससुराल गई। सिया को लगा था कि वो इतने बड़े दुख से गुजरी है, बिहान की माँ कुछ तो पसीजेंगी। मगर जब बिहान ने सामान पैक करना शुरू किया तो उन्होंने बवेला मचा दिया। इस घर से कुछ नहीं ले जाने दूंगी मैं। इतना ही शौक है दिल्ली जाकर रहने का तो वहां जाकर सब कुछ खरीदना। और सिया अपने दहेज के सामान पर भी अपना हक नहीं ले सकी। बिहान ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया, अगर तुम सामान उठाकर ले जाओगे तो बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रहेगी। और उनकी ये निराली दलील किसी की समझ में नहीं आई। सिया समझती थी कि उसके ससुर बेचारे बहुत बेबस थे। मजबूरी में केवल कपड़े और कुछ जरूरत का सामान ही पैक कर सकी सिया। सिया ने नहीं कहा कि उसे मायके जाना है, फिर भी बिहान उसे मिलाने लेकर चले गए। और सबको इस बात का जरा सुकून हुआ कि अब सिया अपने पति के साथ रहेगी। दिल्ली तक का सफर खामोशी में ही तय हुआ। परी भी सोती रही थी। एक जगह कार रोककर उन्होंने चाय पी। फिर सफर शुरू हो गया और एक सफर सिया के भीतर भी जारी था। दुखों का सफर, अंदेशों का सफर। सोच रही थी कि अगर परी न होती तो क्या होता। उसी की वजह से तो वो जीने की कोशिश कर रही थी। नहीं तो वो अच्छी तरह जानती थी कि बिहान के पास न तो एहसास था न ही फुर्सत। साथ ही अगर बिहान पूरी तरह बदल जाए, उसे सारी खुशियां दें
तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। वो सिया और उसके मायके में सबका विश्वास खो चुके थे। सफर कैसे पूरा हुआ ये तो उसे ही पता नहीं चला, क्योंकि जो सफर उसके भीतर चल रहा था वो बहुत तकलीफ देह था। और अब इस सफर के बाद नया सफर सामने था। नए रास्तों से वो बिल्कुल बेखबर थी। पता नहीं अब क्या होगा। अजनबी शहर, अजनबी लोग। बिहान को घर अच्छा मिला था। 3 बेडरूम का घर था। छोटा सा लॉन भी था, जिसमें लगे फूलों के पौधों में खुशबू आ रही थी। चूंकि काम तो खुद ही करता था, इसलिए सिया ने सबसे पहले किचन देखा। अभी गाड़ी से सारा सामान उतारा भी नहीं था कि बिहान ने अपने घर फोन मिलाया और मम्मी जी उसे वहीं से समझा रही थीं। सिया ने कुछ सुना तो नहीं, पर बिहान के बदले हुए तेवर देखकर वो समझ गई कि उन्होंने क्या कहा होगा, क्योंकि बिहान ने एकदम सर्द लहजे में कहा, यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा। ये तो कौन सी बड़ी बात है, वहां भी तो सारे घर में मैं ही काम करती थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ज्यादा फालतू मत बोलो। परी को सुलाकर कुछ खाने के लिए बना लो। क्या घर में सामान है? हाँ, किचन में रखा है। चूंकि घर में कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए सिया ने जमीन पर बिस्तर लगा दिया और परी को सुलाकर किचन की अलमारियों को चेक किया। उसने आटा गूंथकर रोटियां और सोयाबीन की सब्जी बनाई। बिहान खाना खाकर आराम से सो गए, जबकि सिया को नींद नहीं आ रही थी। पिछली सारी बातें उसकी आंखों के आगे आ रही थीं और उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही गिर रहे थे। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। दरवाजे और खिड़की पर पर्दे भी नहीं थे। घर कैसा खाली खाली सा लग रहा था, और उससे भी ज्यादा खालीपन सिया के अंदर था। उसने सोचा, इस घर का खालीपन तो एक दिन दूर हो जाएगा। बाजार से सारा सामान आ जाएगा, बेड, सोफा, पर्दे लग जाएंगे, मगर उसके भीतर का खालीपन कैसे भरेगा। बिहान सुबह ऑफिस चले गए तो उसकी पड़ोसन आ गई। बहुत प्यारी औरत थी। उम्र में सिया से 5-6 साल बड़ी होगी। बहुत अच्छे तरीके से साड़ी बांधी थी उसने। उसके खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। मैं मिसेज शर्मा हूँ, आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। बिहान भाई से मुलाकात हो चुकी है। मैंने ही उन्हें कहा था कि वो जल्दी से आपको ले आएं। पिछले दिनों आपके पापा की डेथ हो गई थी, बिहान भाई ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं इस तरह की बातें करके आपका दुख बढ़ाना नहीं चाहती। भगवान आपको सब्र और हिम्मत दे। ओह, तब से मैं बोल रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए। आपका नाम क्या है? सिया। सिया, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है जी। मैं ये कहने आई थी कि आज आपको बहुत काम होंगे, तो दोपहर का खाना मैं भिजवाऊंगी, आप मत बनाना। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? घर में सारा सामान है, मैं बना लूंगी। अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद मिसेज शर्मा। मेरा नाम नीति है, आप मुझे नीति दीदी कह सकती हैं। अच्छे पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं। नीति मुस्कुराई। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। नीति ने दोपहर को बहुत अच्छा खाना भेजा था, और खाना भी इतना ज्यादा था कि रात के लिए भी हो गया। सिया को लगा था कि बिहान 1-2 दिन में जरूरत का सारा सामान खरीद लेंगे, पर उनका ऐसा कोई मूड नजर नहीं आ रहा था। उसने दबे लफ्जों में कहा, प्लीज पर्दे तो ले आते, रात को अजीब लगता है। और सिया ने देखा कि वह शाम को डबल बेड की एक चादर खिड़कियों पर तान रहे थे। कुछ दिनों बाद बड़े भैया अपने किसी काम से दिल्ली आए, तो उसकी तरफ भी चले आए। अब भगवान जाने उन्हें कोई काम था या फिर मम्मी ने उन्हें भेजा था कि देखकर आए सिया किस हाल में है। और सिया को इस हाल में देखकर उनका दिल बहुत दुखा। कैसे लोगों से वास्ता पड़ा था। बिहान ऑफिस गए हुए थे। सिया भैया को अपने सामने अचानक देखकर इतनी खुश हुई कि उनसे लिपट कर रो पड़ी। वह खुद भी रो रहे थे और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते रहे। वो सबके लिए बहुत सारे तोहफे लाए थे। सिया ने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बनाया। उसका मन कर रहा था कि भैया के लिए कुछ अच्छा बनाए, पर घर में वैसा कुछ था ही नहीं। बिहान सारी तनख्वाह खुद रखते थे। उसने एक दिन बिहान की माँ को कहते सुना था, सिया को पैसे मत देना, वरना उसकी आदत बिगड़ जाएगी। घर का सामान खुद लाकर देना। और बिहान कह रहे थे, मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसे एक पैसा भी नहीं देता, पूरी तनख्वाह अपने पास रखता हूँ। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताइएगा, मैं आऊँगा तो ले आऊँगा। और सिया सोच रही थी कि पत्नी और बच्ची के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। बच्ची के दूध के डब्बे पर हमेशा बोलते थे कि बहुत खर्चा होता है, ताज़ा दूध लेना चाहिए, पर ताज़ा दूध और भी महंगा पड़ता था। वो उसके लिए भी तैयार नहीं थे। अब परी को सेरेलैक और दलिया वगैरह की जरूरत थी, पर बिहान का ख्याल था कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। दूध, रोटी और दाल भी बच्चे के लिए काफी है, और फल लाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। भैया थोड़ी देर बाद ही किसी काम से चले गए थे।
इतने में नीति दीदी आ गईं और भैया के आने की बात सुनकर उन्होंने बहुत अच्छा खाना भिजवाया, अच्छी क्रैकरी में स्वीट डिश के साथ। और सिया की आंखों में उनके प्यार पर आंसू आ गए। घर में मेज कुर्सी क्या दरी तक नहीं थी, इसलिए सिया ने चादर तह करके बिछा दिया। पर 2:30 बजने वाले थे और अभी तक भैया नहीं आए थे। खाना भी ठंडा हो जाएगा, सिया परेशान बैठी थी। तभी बिहान आ गए। वाह, ये दावत का इंतजाम कहाँ से हो गया? नीति दीदी ने भिजवाया है। बड़े भैया आए नहीं? सुबह आए थे, फिर जरूरी काम बोलकर चले गए, अभी तक आए नहीं। और तभी गाड़ी रुकने की आवाज आई। भैया आ गए थे। बिहान बहुत खुश होकर मिले और सिया खाने का बर्तन समेटते हुए सोच रही थी कि अभी तो नीति दीदी ने भ्रम में रख लिया है, पर रात को क्या करेगी। मगर भैया ने खाना खाने के बाद ही कह दिया, रात को खाना बाहर खाएंगे, चलो बिहान मार्केट चलते हैं। चलिए। बिहान तुरंत तैयार हो गए और सिया बर्तन समेटकर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो गई थी और बाहर सामान से भरा ट्रक खड़ा था। भैया और बिहान वह सारा सामान मजदूरों से उतरवा कर घर के अंदर रखवा रहे थे। देखते ही देखते पूरा घर सेट हो गया। ड्राइंग रूम कीमती सामान से सज गया। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, टीवी सब आ गया। किचन में फ्रिज भैया ने अपने हाथ से लगाया था। उन्होंने बताया, पूरे घर के पर्दे कल सिलकर आ जाएंगे और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना गुड़िया। और गुड़िया बेहोश होते होते बची। इसका मतलब था सब कुछ भैया खरीद कर लाए थे। उसे लगा था कि बिहान खरीद कर लाए हैं और वो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे सब कुछ खुद खरीद कर लाए हैं। सिया ने नफरत से सोचा, गैरत नाम की चीज इनमें है भी या नहीं। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसके लिए मम्मी पापा ने कितने शौक से सब कुछ खरीदा था। वह सारे जेवर, खूबसूरत क्रॉकरी और तमाम जरूरत की चीजें जिन्हें सिया इस्तेमाल करना तो दूर, एक बार देखा भी नहीं था। जेवर पहले ही दिन लॉकर में रख दिए गए थे और उनका नाम भी वो नहीं ले सकती थी। उस रात जब वो लोग खाने के लिए होटल गए तो सिया बिल्कुल चुप चुप सी थी। तो बिहान बहुत खुश थे। वह जानती थी कि इस सारी खरीदारी की बात वो मम्मी और भाभी को नहीं बताएंगे। उस रात वो कितने दिन बाद बेड पर सोई थी, पर गद्दे का नरम बिस्तर उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। काश बिहान आप ऐसे बेगैरत ना होते। सारा सामान न सही, पर कुछ तो अपने पैसे से भी खरीदते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। अब सिया को कम हैसियत में ही जीने की आदत पड़ गई थी, पर भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर छोटे बड़े हर सामान से सज गया था और बिहान बहुत खुश थे। भैया चले गए थे सिया के पर्स में बड़े बड़े नोट रखकर, और वो रो दी थी। कैसे कैसे बेगैरत लोग होते हैं दुनिया में। उसका दिल नहीं करता था बिहान की शक्ल देखने का, पर वो कितनी मजबूर थी। और इन्हीं दिनों उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। सिया ने रात में बिहान को ये बात बताई तो उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बताया कि कल मम्मी पापा आ रहे हैं। और ये सुनकर सिया के जिस्म से जैसे जान निकल गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह उस जहन्नुम से निकलकर आई थी और वो इतनी जल्दी आ रही थी। जब से भैया ने उसे पैसे दिए थे, बिहान ने परी के दूध के लिए पैसे देना बंद कर दिया था। सारी रात डर से सिया को नींद नहीं आई और जब वो सुबह उठी तो दर्द से उसका बदन टूट रहा था। पर हैरान तो वो तब हुई जब उसने देखा कि ऑफिस जाने से पहले बिहान ढेर सारे सामान लेकर आ गए। पनीर, फ्रोजन मटर, मशरूम, बहुत सारे फल और सब्जियों के साथ भी सभी चीजें थीं। वह बहुत खुश थे। देखो सिया, सारी तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए, उनकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें बनानी थीं, इसलिए वो सुबह से ही किचन में लग गई। नीति दीदी ने भी उसकी बहुत मदद की थी और जब शाम को सब लोग आए तो अंदर ही अंदर सिया का दिल डूब रहा था। हालांकि हर चीज बिल्कुल ठीक थी, फिर भी वो डर रही थी कि जाने किस बात पर बिहान की माँ को गुस्सा आ जाए। कुछ दिन पहले सिया ने बिहान से कहा था कि एक रूम हीटर ले आएं, परी को ठंड लगती है, पर बिहान ने साफ मना कर दिया कि रजाई उड़ा दो, हीटर नहीं आएगा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। पर जब बिहान की माँ ने कहा कि बहुत ठंड है, लगता है रात को बारिश होगी, तो बगैर बोले ही थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए और जब वापस आए तो रूम हीटर के साथ एक ट्राली भी लेकर आ गए। सिया को बहुत दुख हुआ। इतनी ठंड में बच्ची की चिंता नहीं थी, पत्नी का ख्याल नहीं था, पर माँ के लिए इतनी चिंता। और तो और सिया को हुक्म दिया कि माँ का खाना नाश्ता उसके कमरे में ट्रॉली पर सजाकर ले जाना। सिया को सास की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसकी क्या अहमियत थी इस घर में। क्या केवल काम करने वाली नौकरानी थी वो? सारा दिन भाग भाग कर काम करती, फिर भी कोई ठीक से बात नहीं करता। और जब बिहान की माँ को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उन्होंने साफ कह दिया, अगर इस बार बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मुझे बस पोता चाहिए। बिहान की माँ 15 दिन रही थी और इतने दिन में सिया इतना रोई थी कि कई बार उसने सोचा कि कुछ खाकर हमेशा के लिए सो जाए, पर परी का ख्याल करके शांत हो गई। नीति दीदी के पास कितनी बार वो रोकर खुद का मन हल्का कर लेती थी। वो उसे बड़े प्यार से समझाती, बड़ी बहन की तरह दिलासा देती थी। वो सिया को नीति दीदी की खुशहाल जिंदगी से रस आता। उसके पति बिहान के कलीग थे। वो जितने अच्छे पति थे उतने ही अच्छे पिता और बेटे भी। अभी बिहान की माँ और पापा को गए 1 हफ्ता हुआ था कि बिहान ने अपनी बहनों को फोन पर कहा, तुम लोग भी आ जाओ, अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं। और ये सुनकर सिया फिर से परेशान हो गई। अभी शायद उसे परेशान करने में कुछ कसर बाकी रह गई थी जो बहनों को बुलाया जा रहा था। बिहान ने अपनी माँ से बात की और बोले कि दोनों को कुछ दिन के लिए भेज दें। बिहान ने अपनी दोनों बहनों को इतने प्यार मनोहार से बुलाया कि उसे सुनकर सिया को बहुत आश्चर्य हुआ। इन्हें इतने प्यार से भी बोलना आता है, बस मेरे ही नसीब में इनका प्यार नहीं लिखा। सिया की बड़ी भाभी की बहन की शादी थी। वह आजकल दिल्ली अपने मायके आई हुई थी और फोन पर उन्होंने सिया को अपने घर आने के लिए कहा। सिया की मौसी का घर भी दिल्ली में ही था, पर सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी मौसी के यहाँ मिलने जाती। बड़ी भाभी के बुलावे पर उसने बिहान से डरते डरते कहा, बिहान, बड़ी भाभी की बहन की शादी है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। अच्छा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग आए हुए हैं मेरे मायके से। देखा जाएगा, मैं मम्मी से बात करूंगा, वो जैसा बोलेंगी वही होगा। इसमें मम्मी जी से क्या पूछना, एक ही शहर में शादी है, किसी दूसरे शहर में तो नहीं जाना है। अच्छा, बकवास बंद करो, मैंने कहा ना, देखा जाएगा। और बिहान के इस अंदाज पर डर से सिया एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई। अगले दिन अचानक बड़ी भाभी और उनकी माँ आ गई। उस समय बिहान ऑफिस के लिए निकल रहे थे। वह इतने रूखेपन से मिले कि दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पर दोनों को ड्राइंग रूम में बैठाकर सिया ने बिहान से कहा, आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है, प्लीज कुछ फल मिठाई वगैरह ला दीजिए ना। नहीं है तो इस सब की जरूरत भी नहीं है, उन्हें चाय पिलाओ और भेज दो। और ऐसा कोरा जवाब देकर वो ऑफिस के लिए निकल गए। बड़ी भाभी ने सिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर सब समझ लिया, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वह केक, फल और मिठाई वगैरह लेकर आई थी। सिया ने चाय बनाई और सबके हालचाल पूछने लगी। बड़ी भाभी को मार्केट जाना था, इसलिए वो शादी का कार्ड देकर जल्दी ही चली गईं। उनके जाने के बाद सिया बिहान के रवैये पर अफसोस कर रही थी कि नीति दीदी आ गईं। वह सिया का चेहरा देखकर समझ गईं कि जरूर कोई बात हुई है, और सिया का मन इतना भरा था कि उन्हें देखते ही उसकी आंखें छलक पड़ीं। सिया उन्हें ही तो सब हाल सुनाया करती थी। नीति दी, अब तो माँ और भैया भी शादी में आएंगे और उनका यही रवैया रहा तो कौन सी नई बात है? क्या वह लोग बिहान को नहीं जानते हैं? और माँ बाप भाई बहन के लिए लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हैं, लेकिन इस बर्दाश्त से जो दिल पर गुजरती है वह आप नहीं जानती। मैं सब समझती हूँ सिया, तुम फिक्र मत करो। कब है शादी? तुमने कोई तैयारी की? तैयारी क्या करना है दी, सारी तनख्वाह बिहान अपने पास रखते हैं। जेवर सासू माँ ने पहले ही अपने पास रख लिया था। सारे भारी कपड़े ससुराल में ही रखे हैं, तो फिर शादी में कैसे शामिल होगी? पता नहीं दी, मुझे तो ये भी नहीं पता बिहान इजाजत देंगे भी या नहीं। खैर, इजाजत तो देंगे ही देंगे। नीति मुस्काई, फिर इधर उधर की बातें करने लगी और सिया का मन बहल गया। मगर वही हुआ, बिहान ने उसे शादी में शामिल होने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि ऊपर से उन्हें इजाजत नहीं मिली थी। उस दिन वह बहुत रोई। सबसे मिलने के लिए उसका दिल तड़प रहा था। शादी हो जाने के बाद सिया की मम्मी सब लोग आए तो सिया ने भगवान का शुक्र किया कि बिहान ऑफिस में थे। मम्मी सिया का घर देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है सिया। और भाभी ने सिया के रख रखाव और सलीके की बहुत तारीफ की। आज वो लोग उसके लिए बहुत सारे तोहफे, फल, मिठाई वगैरह लेकर आए थे। सिया ने नीति को भी बुला लिया। सबने खूब बातें की। बहुत दिनों बाद सिया इतनी खुश होकर बातें कर रही थी। शाम में बिहान ऑफिस से आए, तब तक सब उनसे मिलने के लिए रुके हुए थे, पर वो सीधे अपने कमरे में चले गए। सिया चाय बनाने के लिए उठने लगी तो भाभी ने मना कर दिया। पलारक में भरकर लाई थी। बड़े भैया की बेटी कनक भी आई थी साथ में। सिया का बहुत मन किया कि उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, पर ये उसकी किस्मत में नहीं था। बड़े भैया बिहान के पास कमरे में चले गए थे मिलने, और सिया इंतजार करती रही कि वो बाहर निकलकर आएंगे मम्मी और भाभी वगैरह से मिलने, पर वह बाहर नहीं आए। मजबूरन मम्मी ही अंदर मिलने गईं और उनके सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया।
जाते वक्त सबने परी को बहुत सारे रुपए दिए भेंट के तौर पर, और सिया बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उन सबके जाने के बाद उसका दिल इतना भरा हुआ था कि वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। पर बिहान बाहर नहीं आए। बहुत देर हो गई तो उसे एहसास हुआ और अपने कमरे में जाकर पूछा, आप खाना खाएंगे? क्यों, भूख हड़ताल करने का मन है? और फिर सिया किचन में गई और खाना गर्म करके ट्राली में सजाकर उनके लिए कमरे में ले गई। खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर बिहान हैरान हुए। इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ भाभी लेकर आई थीं। उसका मन तो कर रहा था कि उन्हें बहुत सुनाए कि आपने तो भाभी और मम्मी के आने की बात सुनकर सब्जियां तक लाना बंद कर दिया था, और कौन से पैसे उसे देते हैं जो वो खुद कुछ खरीद कर ले आए। बिहान ने आराम से खाना खाया। उस दिन जाने क्यों सिया का मन नहीं कर रहा था अपने बेडरूम में जाने का। परी तो जल्दी ही सो गई थी, पर सिया किचन में काम करने के बहाने से रुकी थी और इतनी देर लगाई कि जब वो बेडरूम में गई तो बिहान सो चुके थे। उफ, कितनी नफरत महसूस हो रही थी सिया को सामने सो रहे शख्स से। उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा था, मगर कितनी मजबूर थी वो। उसने दुख से सोचा। अगली सुबह परी ने अपने पिता को बहुत खुश होकर बताया, पापा, कल नानी और मामा मामी ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। अच्छा, वो खुश होकर मुस्कुराए और सिया को पूछा, कितने पैसे दिए, बताओ ना सिया। मुझे नहीं पता, सिया ने बेरुखी से कहा और उठकर बाहर चली गई। लेकिन बिहान भी उसके पीछे पीछे आ गए। ये कौन सा तरीका है बात करने का? वह बहुत गुस्से में बोले, वही तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं उस दिन सिया को क्या हुआ था कि उसने तुरंत जवाब दिया, और उसके जवाब देने की देर थी कि बिहान आपे से बाहर हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ाओ? बर्दाश्त करने की भी हद होती है बिहान, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ज्यादा बकवास मत करो, आप मुझे हाथ लगाकर तो देखिए, किस बात पर इतनी अकड़ रही हो? आप लोग किस बात पर अकड़ते हैं? तुम मेरे माँ बाप को कह रही हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। सिया मुस्कुराई और ये मुस्कुराहट उसे बहुत महंगी पड़ी। बिहान ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो संभल नहीं पाई और उसका सिर दीवार से टकराया। सिया के सिर में चोट लगी और खून बहने लगा। होठ भी कट गए। सिया जोर जोर से रोने लगी और उसे वैसे ही छोड़कर बिहान ऑफिस चले गए। बहुत देर बाद उसे होश आया तो देखा कि परी बहुत रो रही थी। सिया उसे गले लगाकर खुद भी रोने लगी। फिर परी को चुप कराया और उसे दूध पिलाया और खुद पानी पिया। जब कुछ संभली तो खुद को आईने में देखा। माथे पर गहरा जख्म था, आंखें सूज गई थीं और होठों के पास खून सूखकर काला पड़ गया था। और तभी नीति दीदी आ गईं। उन्होंने सोचा था कि आज सिया बहुत खुश होगी, कल उसके भाई भाभी और मम्मी जो मिलकर गए थे, पर उसकी हालत देखकर वह चौंक गई। ये क्या हुआ सिया? कुछ नहीं दी, सीढ़ियों से गिर गई थी, थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए। झूठ मत बोलो, सच बताओ क्या हुआ है। और सिया बेख्तियार रो पड़ी। क्या बताऊं दी, आज तो मेरी ही गलती थी, अपना मुंह बंद नहीं रख पाई। वाकई तुम्हारी ही गलती है, चुप रहकर तुमने उन लोगों को सर पर चढ़ा लिया है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके मुंह लगने का ये अंजाम होता है। उसने पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर नीति को बहुत दुख हुआ। कितने पैसे मिले हैं परी को? मैंने नहीं गिने, लाओ मुझे दो, तुम्हारी अमानत मैं संभाल कर रखूंगी। ऐसे लोगों को तो मरी हुई जू भी नहीं देनी चाहिए। और ये सुनकर सिया को हंसी आ गई। उसने किचन में किसी बर्तन में से पैसे निकाले और गिना तो पूरे 11,000 रुपए थे। उसने पैसे नीति को संभालने के लिए दे दिए। नीति ने सिया के लिए नाश्ता बनाया, उसके जख्मों की सिकाई की और दवा लगाकर जबरदस्ती पलंग पर लिटा दिया और कहा, खबरदार जो किसी काम को हाथ लगाया, जब लाट साहब को खुद से काम करना पड़ेगा तो समझेंगे। कैसे जालिम हैं, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो भगवान उसे कुछ तो सद्बुद्धि दें। उस शाम सिया बिस्तर से उठ ही नहीं पाई, उसे बहुत तेज बुखार था। नीति दीदी परी को अपने साथ ले गई थी। बिहान ने खुद ही खाना गर्म करके खा लिया, पर सिया की ऐसी हालत देखकर भी कुछ नहीं पूछा। नीति रात में सिया के लिए सूप बनाकर ले आई और उसे जगाकर जबरदस्ती पिलाया और 2 डिस्प्रिन की गोलियां खिलाई। साथ ही नींद की गोली भी खिलाई ताकि सिया को आराम से नींद आ जाए। सुबह सिया की नींद खुली तो बिहान ऑफिस जा चुके थे। हालांकि नीति दीदी ने कोई भी काम करने से मना किया था, फिर भी उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी, इसलिए उसने दोपहर का खाना बनाया और आकर लेट गई। अब उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद नीति आई तो उससे नाराज हो रही थी कि खाना बनाने की क्या जरूरत थी,
नीति ने जबरदस्ती सिया को उठाकर खाना खिलाया और दर्द की दवा खिलाकर उसे सोने के लिए कहा। फिर नीति दीदी अपने घर चली गई। सिया जैसे तैसे ठीक हो गई थी। किसी डॉक्टर के पास ले जाने की ना तो बिहान को फुर्सत थी और ना ही जरूरत। उनका ख्याल था कि ये सारे नखरे हैं काम ना करने के। सिया की मम्मी ने डिलीवरी के 2 महीने पहले ही उसे अपने पास बुला लिया था। मायके आकर सिया की हिम्मत बिल्कुल पस्त हो गई थी। हालांकि बिहान ने कहा था कि कुछ दिन ससुराल में भी जाकर रहे, लेकिन ना तो सिया में हिम्मत थी और ना ही मम्मी और भैया ने उसे जाने दिया। इस बार भैया भी गुस्से में थे, बोले जो होगा देखा जाएगा। आते ही सिया को बुखार चढ़ गया था जो उतर ही नहीं रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि वह बहुत कमजोर है, डिलीवरी के वक्त कुछ भी हो सकता है। मजबूरन उसे खून और ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ी। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नजदीक आ रहा था, डर से सिया की हालत खराब हो रही थी कि कहीं इस बार भी बेटी हुई तो क्या पता बिहान की माँ सिया और बिहान का तलाक ही करवा दें। उस रात सिया को नींद नहीं आ रही थी, किसी पल चैन नहीं आ रहा था। सोच रही थी कि शादी के 3 सालों में उसने क्या पाया था, बिहान ऐसे क्यों हैं। बीच में कभी वो अच्छा व्यवहार करने लगते और फिर उनकी माँ से बात होती और वापस वो पहले की तरह बिहेव करने लगते। ऐसे देखा जाए तो बिहान एक लायक अफसर और शरीफ इंसान है। सिया और उसके मायके वालों को छोड़कर बाकी दूसरों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि नीति दीदी और उनके पति के साथ वो बहुत अच्छे से पेश आते थे। उनके मिलने जुलने वाले भी अच्छे लोग थे। अपने दोस्तों के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। यहाँ तक कि माली और चौकीदार से भी बहुत अच्छे से बात करते थे। उनकी गाहे बगाहे मदद भी करते थे। सिया ने दुख से सोचा कि उसके मायके वाले माली और चौकीदार से भी गए गुजरे थे उनके लिए। उस रात वो बहुत रोई, इसलिए सुबह तक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दोपहर को उसने एक बेटी को जन्म दिया और अभी वो बेहोश थी और उसकी माँ ये सोचकर परेशान थी कि जब उसे होश आएगा तो बेटी के जन्म का सुनकर क्या सोचेगी। मगर जब उसे होश आया और उसने बेटी के जन्म की बात सुनी तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे पता था कि उसे बेटी ही होगी। सिया की ससुराल में खबर भिजवाई गई थी पर वहां से कोई मिलने नहीं आया था। भैया ने बहुत प्यार से बच्ची का नाम नेहा रखा, जो सिया को भी बहुत पसंद आया। बिहान के फोन आते रहते थे पर यह इत्तेफाक ही था कि उनकी बातें ज्यादातर मम्मी और भैया से होती थीं। सिया अक्सर बच्चों में लगी होती और बिहान को भी फोन रखने की जल्दी होती कि बात हो ही नहीं पाती। और एक दिन अचानक ही बिहान आ गए तो सिया को बहुत हैरानी हुई। बिहान का मूड भी बहुत अच्छा था। सबसे मिलकर वो सिया के पास कमरे में आ गए। उन्होंने नेहा को देखा और सिया को देखते हुए कहा, क्या हाल है? जी ठीक हूँ। वाकई सिया सेहतमंद और सुंदर लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हल्की सी लिपस्टिक और सिंदूर और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए हुए थी। बिहान अच्छे मूड में मिले तो सिया भी बहुत खुश होकर मिली और थोड़ी ही देर बाद सिया को बिहान की खुशी का राज पता चल गया कि बिहान की बहन सीमा की शादी है। उसे बहुत हैरत हुई कि उसकी ननद की शादी तय हो गई और उसे कुछ खबर ही नहीं। आखिर कुछ भी है, उस घर की इकलौती बहू हूँ मैं। उसे अपनी हैसियत अच्छी तरह पता थी, पर इंसान भी कितना खुशफहम होता है, उम्मीदों के जाल में उलझा रहता है और सारी उम्र दुख उठाता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ? सिया का दिल धक्क से रह गया। घर और कहाँ? मम्मी बेचारी अकेली क्या क्या संभालेगी? शादी में ज्यादा दिन नहीं है। कब होगी शादी? 20 दिन बाद। सिया सोचने लगी, अकेले क्यों? 4 बेटियां 2 दामाद मिलकर तैयारी कर रहे हैं। फिर विहान के पिता भी तो हैं। 20 दिन उस जहन्नुम में गुजारने के ख्याल से ही जैसे सिया के जिस्म से जान निकल गई थी। अभी थोड़ी देर पहले वह कितनी खुश थी, पर शायद उसके नसीब में खुश होना नहीं लिखा था। उसका दिल कर रहा था कि बिहान से बहुत लड़ाई करे। आखिर वो उसे समझते क्या हैं? नेहा के जन्म को 1 महीने से ज्यादा हो गए थे, पर कोई एक बार भी देखने नहीं आए, जैसे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और जब वो किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखती तो वह वहां जाकर क्या करेगी? एक नौकरानी से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। आज काम है तो बहू की याद आई थी। उसका दिल भर आया। रोते रोते उसने सारा सामान समेटा। फिर विहान के लिए चाय नाश्ता आ गया और नाश्ते के बाद उन्होंने गाड़ी में सारा सामान रखा। फिर सबसे मिलकर वो चली गई। और सिया जब ससुराल पहुंची तो उसने सास ससुर के पांव छुए तो बिहान के पिता ने तो आशीर्वाद दिया, पर बिहान की माँ के मुंह से कुछ नहीं निकला। दोनों बड़ी ननदों ने भी कोई अहमियत नहीं दी। सीमा तो खैर अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी। हाँ, सबसे छोटी ननद पूजा, जो कि सिया की सहेली भी थी,
वो अच्छे से मिली। उसने तुरंत आगे बढ़कर नेहा को गोद में उठा लिया और परी को भी प्यार किया। और उसी शाम चाय पीकर सिया शादी के कामों में ऐसे जुट गई कि उसे ना तो खुद के लिए फुर्सत थी और ना ही दोनों बच्चों के लिए। भगवान ने पूजा के दिल में दोनों बच्चियों के लिए प्यार न डाला होता तो न जाने सिया कैसे संभालती। पूजा दोनों बच्चों का ख्याल रखने में अपनी माँ की डांट भी खा लेती और ज्यादा असर नहीं लेती। सीमा के दहेज में एक एक चीज सिया के मायके से आई हुई थी। जेवर, कपड़े, क्रॉकरी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी तमाम चीजें जो सिया ने इतने शौक से खुद के लिए खरीदी थीं और किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। सारी चीजें पैक ही थीं और वैसे ही सीमा को दे दी गई थीं। सिया ने सोचा शायद सीमा की किस्मत का ही था सब कुछ। अगर मेरी किस्मत का होता तब तो मैं इस्तेमाल करती। बिहान ने अपनी तरफ से बहुत कीमती और अच्छा फर्नीचर दिया था। सिया के मायके से भी कीमती तोहफे आए थे, पर फिर भी किसी ने उन लोगों को अहमियत नहीं दी। सिया का दिल दुख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के 2 दिन बाद ही वह बिहान के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचकर पहली फुर्सत में सिया सबसे पहले नीति दीदी से मिली। वो भी उससे बहुत खुशी से मिली। उनके पति भी बड़े प्यार से मिले। नीति ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और बिहान से बोली, बिहान भाई, आप हमें अपने आने की खबर दे देते तो मैं अच्छा सा खाना तैयार करके रखती। इसकी क्या जरूरत है भाभी, जो बनाया है वही खा लेंगे। बिहान नीति से हमेशा अच्छे से व्यवहार करते थे। उस रात बहुत मजा आया। नीति दीदी के यहाँ सबने साथ में खाना खाया और फिर चाय का दौर चला। और अगले दिन चूंकि छुट्टी थी इसलिए वो लोग देर तक बातें करते रहे। दोनों बच्चों को नींद आ गई, इसलिए उन्हें गोद में लेकर वो लोग घर आए। अगले हफ्ते सीमा अपने पति के साथ आई थी और वो दोनों बहुत खुश थे। और सिया ने हसरत से सोचा, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है, दूसरों की बेटियों को इतना दुख पहुंचाते हैं फिर भी उनके नसीब खुशियों से भरे होते हैं। सीमा का पति नबीन बहुत ही हैंडसम और अच्छा इंसान था। फौज में कैप्टन था और पत्नी की हर अदा पर कुर्बान होता लग रहा था। वे दोनों हनीमून के लिए निकले थे और शिमला जा रहे थे। एक हफ्ते बाद वापसी पर दोनों फिर आए थे और बिहान चाहते थे कि सिया उन्हें कीमती कपड़ों के साथ अपना कोई जेवर भी दे। और उस दिन सिया को बहुत गुस्सा आया। अभी शादी में तो मेरे जेवर और सारा दहेज का सामान दे दिया और मेरे पास कौन सा जेवर है? सारा तो आपकी मम्मी के पास है, उन्हें फोन करके बोल दें। अच्छा धीरे बोलो, इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है? और सिया का मन किया कहे कि हाँ, जोर से बोलने की जरूरत है, सारी दुनिया को आपकी हरकतों का पता चलना चाहिए। पर फिर कुछ सोच समझकर खामोश हो गई। घर आए मेहमान के सामने क्या बहस करती, और बहस भी ऐसी जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब पिछली बार बिहान ने उस पर हाथ उठाया था तो उसने सोचा था कि खामोशी ही बेहतर है, एक चुप 100 सुख। उसने तभी सोच लिया था कि अब वह कभी बहस नहीं करेगी। गर्मियों की छुट्टियों में बिहान की दोनों बड़ी बहनें आई थीं अपने पति और अपने बच्चों के साथ। वहां से वो लोग आसपास की जगहों पर घूमने गए। सिया ने हसरत से सोचा कि हनीमून की खुशियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं। पूजा भी उनके साथ ही आई थी, पर वो दिल्ली में ही रुक गई। सब लोग हफ्ते भर रुके थे और बिहान की खुशियां तो देखते बनती थीं। सिया का सारा समय किचन में गुजर जाता और पूजा दोनों बच्चों को संभालती थी। सिया को पहली बार पता चला कि पूजा सभी भाई बहनों से अलग स्वभाव की थी और उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। 2 महीने वो दिल्ली में ही रही थी और सिया को बहुत अच्छा लगा। वो कोशिश करती थी कि सिया को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। नीति दीदी से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। एक दिन तो उसकी बात सुनकर सिया हैरान ही रह गई। सिया भाभी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो ना। मुझे बहुत अफसोस होता है, मम्मी आपके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आती। उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मुझे शर्म आती है, कैसे आपके दहेज का सामान सीमा दीदी की शादी में दे दिया। दी की जगह मैं होती तो साफ मना कर देती। नहीं नहीं पूजा, मेरी और आपकी चीजें कोई अलग थोड़ी हैं। नहीं भाभी, मुझे बहुत अफसोस है। मम्मी ने आपको इतना परेशान किया है, भगवान भी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और भाई बहुत कमजोर शख्सियत के इंसान हैं, मम्मी की बातों को इनकार नहीं कर पाते, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। पहले दिन उन्होंने भाई से कहा था कि पत्नी के हाथ में पैसे मत देना, पत्नी को कभी सिर पर मत चढ़ाना, ससुराल वालों को लिफ्ट मत देना। और आप देख ही रही हो ना कि वो उनकी बातें कितना मानते हैं। उन्हें भगवान का भी डर नहीं। खुद की 4 बेटियां हैं, अगर उनकी किसी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो? भगवान ना करे पूजा, कैसी बातें करती हो? कसम से भाभी, मुझे भाई पर भी बहुत गुस्सा आता है। माँ तो अनपढ़ हैं, पर भाई तो इतने पढ़े लिखे हैं। क्या फायदा इतनी शिक्षा का अगर इंसान में इंसानियत ही ना हो?
आज इतने सालों बाद सिया को ऐसा लगा जैसे उसके जख्मों पर मरहम लगा हो। कोई तो है जिसे ये एहसास है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। पूजा के आने पर घर का माहौल भी काफी अच्छा हो गया था। वह लोग कभी कभी शाम को घूमने भी जाते। एक दिन बिहान ने शॉपिंग पर जाने के लिए गाड़ी भेजी तो वो लोग भाभी के मायके भी गए, जहाँ बड़ी भाभी आई हुई थी। सिया तो बहुत डर रही थी, पर पूजा ने समझाया कि आप इतनी परवाह ना करें। आखिर किस बात पर उन्हें अकड़ है? गाड़ी आपकी है और आप उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। सिया और पूजा को घर आते आते शाम हो गई। सिया का डर के कारण बुरा हाल था, पर पूजा ने समझाया कि भाभी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। और सचमुच बिहान ने देरी से आने की वजह तो छोड़ो, ये भी नहीं पूछा कि वो लोग कहाँ गए थे। और जिस दिन पूजा गई, सिया बहुत उदास हो गई थी। उसकी वजह से घर में कितनी रौनक थी। बिहान भी अच्छा व्यवहार करने लगे थे। समय गुजरा, अब परी स्कूल जाने लगी थी और नेहा को भी प्ले स्कूल में एडमिशन दिला दिया था। सिया को जरा सुकून मिला तो बिहान की माँ ने एक नई रट लगा दी कि मुझे तो एक पोता चाहिए। सिया को अब और बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी, मगर बिहान के लिए तो माँ की बात पत्थर पर पड़ी लकीर की तरह थी। वो उनकी बात कैसे मना कर सकते थे? वो दिल्ली में नहीं थीं, पर फिर भी उनके आदेश का खौफ सिया पर डंडे की तरह बरसता रहता था। और ना चाहते हुए भी वो माँ बनने वाली थी। उन्हीं दिनों पूजा की शादी पक्की हो गई। सिया का दिल चाहता था कि कहे कि लड़के का उसके परिवार का अच्छी तरह पता करे। पूजा बहुत प्यारी है, मगर ना तो उससे किसी ने पूछा और न बताया। वो तो बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकती थी। 2 माह के अंदर रिश्ता तय हुआ और शादी की तारीख भी तय हो गई। सिया को बहुत उल्टियां हो रही थीं और चक्कर भी आते रहते थे। वह बहुत कमजोर हो गई थी, मगर पूजा की शादी में भी जाना जरूरी था। बल्कि सिया खुद महीने भर पहले जाना चाहती थी। जिंदगी में पहली बार बिहान ने कहा, 1 महीने पहले जाने वाली हालत तो नहीं है तुम्हारी। उन्होंने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा कि सिया हैरान रह गई। उनके प्यार भरे लहजे को सुनकर उसकी पलकें भीग गईं। पर बिहान, वहाँ काम कौन करेगा? और भी बहुत लोग हैं, काम हो जाएगा। तुम्हें आराम की जरूरत है। और सिया को लगा कि वो खुशी से बेहोश हो जाएगी। सुबह उसने नीति दीदी को ये बात बताई तो वह भी बहुत खुश हुई। यार, दिन एक से नहीं रहते, जरूर बदलते हैं। फिर तुम्हारी नेकी और अपनों की प्रार्थना कभी तो भगवान सुनते ही। और शादी से 2-3 दिन पहले जब वो लोग लखनऊ पहुंचे तो घर में शादी का हंगामा जोरों पर था। सिया और पूजा बड़े प्यार से मिली। आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हैं भाभी, सच सच बताइए, आप खुश तो हैं ना? भैया के व्यवहार में कुछ बदलाव हुआ या नहीं? हाँ पूजा, वो बहुत बदल गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। ईश्वर तुम्हें खुशियाँ दे। अच्छा, पूजा ने खुशी से कहा। जब भी उनका फोन आता था तो मैं उन्हें कहती थी कि भाभी का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हनी, वाकई वो अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सिया पूजा के लिए बहुत खूबसूरत गले का हार लाई थी। बारात वाले दिन सिया ने पूजा की सास और नंदों को देखा तो जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि बिहान की माँ और बहनों की झलक उनमें दिख रही है। बहुत घमंडी और सख्त स्वभाव लगा उनका। जिस तरह उन्होंने दहेज के सामान को समेटा था और एक एक सामान को देखा था, सिया का दिल बैठ गया। हे भगवान, पूजा का नसीब अच्छा करना। कुछ बात तो जरूर थी। बिहान की माँ के चेहरे पर फिक्र के बादल छाए थे। उनके चेहरे से घमंड और गुरूर गायब थे। बिहान और पापा जी भी बहुत परेशान लग रहे थे। रिसेप्शन के दिन भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। पूजा भी चुप सी थी, जाने किस सोच में डूबी लग रही थी। चेहरा पीला लग रहा था। ये चेहरा एक रात की ब्याही दुल्हन की तरह तो बिल्कुल नहीं था, जो अपने पति के प्यार और हमराही में गुजार कर आई हो। जाने क्यों सिया को अपनी सुहाग रात याद आ गई और अंदर जैसे कोई कह रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं नहीं, पूजा बेकसूर है, उसे हरगिज भी ये सब ना झेलना पड़े। सिया सोच रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और अगले दिन जब सिया और बिहान ने जाने की तैयारी की तो बिहान की माँ पर जैसे जुनून सवार हो गया। बिहान, इसे कह दो, अगर इस बार भी बेटी हुई तो तुम इसे तलाक दे दोगे। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा के रहूंगी। इसे सारी उम्र अपने मायके में बैठना होगा। माँ बिहान को शायद माँ की बात अच्छी नहीं लगी। मम्मी, ईश्वर के आगे किसकी चलती है? बच्चे तो भगवान की देन हैं। अपनी मर्जी चलाकर दिखाऊंगी, तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। और सिया उनकी बातें सुनकर थर थर कांपे जा रही थी और इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिर जाती, सोफे पर बैठ गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया सिया के, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बिहान ने किसी से ग्लूकोज घोलकर मंगवाया और उसे जल्दी से पिलाया। तभी पूजा और उसके पति आ गए
और पूजा सिया की हालत देखकर परेशान हो गई। कुछ देर तक तो वो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ है। बिहान ने पूजा के पति को जल्दी से ड्राइंग रूम में बैठाया। घर की कामवाली से पूजा ने पूछा तो उसने सारी बातें बताईं। सब कुछ सुनकर वह परेशान हो गई। आखिर मम्मी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? उनका क्या कसूर है? और क्या ऐसी बातें इंसान के हाथ में हैं? सिया ने जल्दी से खुद को संभाला और पूजा को ड्राइंग रूम में जाकर बैठने के लिए कहा और खुद किचन में चली गई। सिया ने जल्दी से चाय बनाई, ट्रॉली में नाश्ते का सामान सजाकर ड्राइंग रूम में ले गई। परी और नेहा भी बुआ को देखकर बहुत खुश थे। सिया सबको मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता दे रही थी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन बिहान भी बहुत चुपचाप से थे। पूजा एक दिन के लिए पगफेरे के लिए आई थी और उसकी माँ ने ऐसा हंगामा किया था। घर के सभी लोग उनसे नाराज थे, मगर बिहान की माँ को किसी की परवाह नहीं थी। वो तो सबको अपने तलवों के नीचे रखती थी। उन्हें घर में आए हुए बेटी और दामाद की भी परवाह नहीं थी। खैर, सब कुछ छोड़कर वो लोग दिल्ली आ गए। बिहान की छुट्टी खत्म हो गई थी तो नहीं रुक सकते थे और न ही सिया में हिम्मत थी कि वह वहां रुकती। इस बार घर आकर सिया बिल्कुल खामोश हो गई थी। बिहान से भी बस जरूरत हो तभी बात करती थी। उसे हर पल डर लगता रहता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसका दिल बैठा जाता था और उसने देखा था कि बिहान भी बहुत परेशान और चिंतित हैं। सिया इधर देख रही थी कि बिहान भी बहुत खामोश रहते हैं, बहुत परेशान से लगते हैं। उसने सोचा, भला वो परेशान क्यों हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें नई दुल्हन मिल जाएगी। बहुत दिनों से वो उनसे बात करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मगर एक रात जब वो सारे काम समेटकर अपने कमरे में आई तो देखा कि बिहान किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उन्हें सिया के आने का भी पता नहीं चला। कुछ दिनों से परी और नेहा अलग कमरे में सोती थीं और वो कब की सो चुकी थीं। सिया ने नाइट सूट पहना और बिस्तर पर आ गई। बिहान, उसने धीरे से आवाज दी, कुछ परेशान लग रहे हैं? कुछ परेशान? बहुत परेशान हूँ। अच्छा, वह चौंकी, फिर हिम्मत करके बोली, मैं आपकी परेशानी की वजह समझ सकती हूँ। उन्होंने चौंक कर देखा। क्या समझती हो? बिहान, एक बात कहूँ? हाँ कहो, आप वादा कीजिए आप मानेंगे। ऐसी बात क्या है? पहले बोलो तो सही। बिहान, आप मुझे तलाक दे दीजिए। क्या? वो हैरान होकर उठकर बैठ गए। ये ख्याल क्यों आया? मैं जानती हूँ बिहान, मुझे बेटा नहीं होगा। मैं आजकल कितनी परेशान हूँ, आप नहीं समझ सकते। शायद यही सोचकर आप भी परेशान हैं कि अगर तीसरी बार भी बेटी हुई तो। पगली, वह मुस्कुराए, ईश्वर के काम में कौन दखल दे सकता है? अगर तीसरी बेटी को आना होगा तो वह आएगी ही। सिया ने बिहान को हैरानी से देखा और कहा, फिर आप हर समय क्या सोचते रहते हैं? मैं जो सोचता हूँ वो बाद में बताऊंगा, मगर तुम बताओ, तुमने इतनी बड़ी बात सोची भी कैसे? बिहान की निगाहों में दुख झलक रहा था। सिया ने उनकी ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बिहान, मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। मुझ में अब बर्दाश्त करने की बिल्कुल शक्ति नहीं। और बिहान ने बेइख्तियार उसे अपनी बाहों में समेट लिया। बेकार बातें मत करो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चों की माँ हो और मुझे अपनी जान से बढ़कर प्यारी हो। क्या क्या? रोना भूलकर उसने बड़ी हैरानी से बिहान को देखा। सिया को बिहान की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और बिहान ने देखा वह रोती हुई मासूम और हैरान चेहरे के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। उन्होंने झुककर उसकी भीगी पलकों को चूम लिया। सिया, मैं सच सच कहूँ तो बहुत दिनों से मैं अपने जमीर की अदालत में खुद को गुनहगार पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ मम्मी ने जो किया और फिर मैंने जो तकलीफें दी, उनकी तो खैर कोई भरपाई नहीं हो सकती, मगर तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे मायके वाले सभी बेहद अजीम हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, पर तुम्हारी दो बेटियों का पिता तो हूँ ना, इसी नाते मुझे माफ कर देना। बिहान, सिया ने उनके होठों पर अपनी हथेली रख दी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो हमेशा से ही आपकी हूँ और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और उसके बाद बिहान ने उसे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। वो सारी रात अपनी गलतियां मानते रहे। वह रात हकीकत में मोहब्बत की रात बन गई। जिंदगी इस तरह बदल जाएगी उसने तो सोचा भी नहीं था। सिया ने सबसे पहले ये खुशखबरी बड़ी भाभी को सुनाई कि वो मम्मी को ये बता दें कि अब सिया हर तरह से खुश है और ये कि बिहान पूरी तरह से बदल गए हैं। बिहान इसलिए बदल गए हैं कि उन लोगों ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया बिल्कुल वैसा ही पूजा के साथ हो रहा है, बल्कि वो लोग कुछ और बढ़कर हैं। उन्होंने दहेज में एक कार मांगी थी तो वो लोग दे न सके। उस दिन से पूजा अपने मायके में बैठी है।
कि जब तुम्हारे माँ बाप गाड़ी खरीद कर देंगे तो आ जाना। उसे बहुत दुख हुआ। बिहान ने उसे इस काबिल भी नहीं समझा था कि उसे कुछ कहते। फिर उसने सोचा, किस मुंह से कहते जब उन्होंने यही सब सिया के साथ किया था। कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। उन्होंने सिया को कितनी तकलीफ दी थी और किस सब्र से उसने सब कुछ बर्दाश्त किया था। पर यह सब अपनी जगह था। वो बिल्कुल खुश नहीं थी। पूजा के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह जो पूरे परिवार में सबसे अच्छी थी, बहुत प्यारी आदतें रखती थी, उस बेगुनाह को सजा मिल रही थी। माँ के बुरे कर्मों की सजा उस मासूम को क्यों मिली? शायद उसकी माँ की आंखें खोलने के लिए। सिया सोचे जा रही थी। उस रात उसने बिहान को टटोलने के लिए कहा, बिहान, पूजा अपने पति के साथ आई नहीं। उनका हनीमून ट्रिप या आने का प्रोग्राम ही नहीं बना। हनीमून? तुम हनीमून की बात कर रही हो? यहाँ उनके तलाक की बात हो रही है। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने कुछ बताया ही नहीं। क्या बताता तुम्हें? तुम सिवा परेशान होने के क्या कर सकती थी? मगर वजह क्या है? सिया ने सब कुछ जानते हुए भी पूछा, क्योंकि वो बिहान के मुंह से सुनना चाहती थी। वजह वही है। बिहान हिचकिचाए, क्या बताइए ना। बस यार, यूं ही समझ लो, जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया वही पूजा के साथ हो रहा है। क्या? उसके साथ तो बहुत कुछ हुआ था। वो सुनना चाहती थी कि पूजा के साथ क्या हुआ है। यार, पापा ने उन्हें गाड़ी देने का वादा किया था। पापा ने अपनी गाड़ी बेचकर और कुछ रकम मिलाकर उन्हें कार देने का वादा किया था। पर वो लोग बड़ी गाड़ी चाहते हैं। आजकल तो गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं। बिहान, हमारी गाड़ी कितने में बिक जाएगी? क्यों? इसे बेचकर आप पूजा को गाड़ी खरीद कर दे दीजिए। नहीं सिया, अब इतना भी जलील मत करो मुझे। नहीं बिहान, अगर पूजा की जिंदगी खुशियों की कीमत हमारी गाड़ी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आप कोशिश कीजिए, हम बाद में कोई छोटी गाड़ी खरीद लेंगे। भगवान जानते हैं सिया, गाड़ी की डिमांड मेरी तरफ से नहीं थी। वो तो मम्मी को जुनून सवार था। मैं तो अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ था और सिया को किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। वो ये अच्छी तरह जानती थी कि उन्होंने अपनी मम्मी का कितना साथ दिया था। इस वक्त वह कोई बात नहीं सोचना चाहती थी। बिहान ने गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में रखी थी, इसलिए अच्छे दाम पर बिक गई। फिर बिहान के पापा के कार को बेचकर मिली रकम को मिलाकर बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी गई। उन दिनों सिया को सफर करने से मना किया गया था डॉक्टर ने, फिर भी वो लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गई। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि सही मायने में किसी के काम आना क्या होता है। लेकिन बिहान खुश नहीं थे। उन्हें आज सिया के भाइयों का ख्याल आ रहा था, जिन्होंने कदम कदम पर सिया की शादीशुदा जिंदगी को संभालने के लिए सहारा दिया था। और सिया को बिहान का ये रूप अच्छा लग रहा था। लखनऊ पहुंचते पहुंचते रात हो गई। बिहान की माँ बहुत कमजोर लग रही थी। पूजा को जब सारी बातें पता चलीं तो उसने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से सिया ने उसे चुप कराया। उसे तो पहले ही अपनी भाभी पर होने वाली ज्यादती का एहसास था। उसे पता था उसकी भाभी कितनी अच्छी है और अब तो जैसे सिया की अच्छाई के आगे वो नतमस्तक हो गई। अगले दिन पूजा के ससुराल वाले उसे आकर ले गए। पूजा के पति का चेहरा दमक रहा था और सिया जानती थी कि पूजा और सबके दिल पर क्या गुजर रही है। बिहान की माँ को जिंदगी ने ऐसा आईना दिखाया था कि उनके सारे कसबल निकल गए थे। उस दिन पहली बार बिहान ने सिया को कहा, चलो सिया, तुम्हारे मायके चलते हैं। लेकिन गाड़ी तो नहीं है। वो हिचकिचाए, कोई बात नहीं, हम टैक्सी कर लेंगे। और जब सिया अचानक अपने मायके पहुंची तो सब हैरान हो गए। सबकी खुशी देखते ही बन रही थी। सिया ने बताया, इस बार हम हवाई जहाज से आए हैं। डॉक्टर ने सफर करने के लिए मना किया था ना, इसलिए। भाभी ने उसे शक की निगाह से देखा। उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर सिया के चेहरे पर जैसे इत्मीनान और खुशियों की चमक थी कि उन्होंने सोचा, ईश्वर उसे हमेशा खुश रखे। बिहान उस रात वहीं रुक गए थे और सब लोग बहुत खुश थे। सिया परेशान हो रही थी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो। पर बिहान उसे बहुत तसल्ली दे रहे थे। देखो बेटी ईश्वर का वरदान होती है। फिर आज के जमाने में बेटे और बेटी में फर्क ही क्या है? और बेटियां तो माँ बाप की हमदर्द होती हैं। मगर बिहान, बेटियों के नसीब से डर लगता है। और उसी रात सिया को हॉस्पिटल जाना पड़ा और इस बार उसे बेटा हुआ। सब लोग बहुत खुश हुए। बड़े भैया ने सिया के ससुराल में फोन करके बताया और सबको बहुत हैरानी हुई जब बिहान के पिता के साथ उसकी माँ भी आई। फल और मिठाइयों की टोकरी के साथ उन्होंने खुद से आगे बढ़कर सबका मुंह मीठा कराया। तभी पूजा भी अपने पति के साथ आ गई और माहौल और भी अच्छा हो गया। शायद उसका पति भी दिल का बुरा नहीं था और सिया सोच रही थी कि उसका बेटा कितना खुशनसीब है।
सबके लिए खुशियां लेकर आया है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।